स्वागत करता हूं हितेश जी यस सर का। बहुत बहुत स्वागत सर जी सर। आपका। आप दहगाम कॉलेज में अहमदाबाद के दहगाम कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल हैं और हमारे कॉलेज के लिए भी बहुत बड़े मोटिवेटर मेंटोर रहे हैं। तो मैं हितेश जी सर का स्वागत करता हूं क्योंकि उनको मैंने निवेदन किया था और उन्होंने आपसे हमको मिलवाया। थैंक यू सो मच जी सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत हितेश जी सर। थैंक यू जी सर, प्लीज आप कंटिन्यू करें या थैंक सर। यू एंड यस, हितेश सर को डेफिनेटली धन्यवाद मेरा भी जाता है, बिकॉज मुझे आपसे कनेक्ट करवाने के लिए या जी फिर इतने बच्चों से कनेक्ट करवाने के लिए जो श्रेय जाता है वो हितेश सर को ही जाता है। जी हाँ जी तो हाँ बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से सबके एफर्ट्स जब मिलते हैं तो एक अच्छा काम होता है। जैसे कोई भी सरकार हो, गुजरात सरकार, राजस्थान सरकार या कोई भी सरकार है, भारत सरकार, जब सब लोग मिलके हम काम करते हैं, सब अपना अपना योगदान देते हैं और तब देश आगे बढ़ता है। नॉट ओनली हम आगे बढ़ते हैं बट पूरा देश आगे बढ़ता है और यही हमारा टारगेट है कि हमारा पूरा देश जो है वो सही गाइडेंस, सही इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़े। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस पे से देखी हुई है। जो मैंने बहुत सारे, जैसे आपने ऑलरेडी सुना, काफ़ी सारे बच्चों को अब तक हमने गाइड किया हुआ है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे से जो चीज़ें निकाल के लाया हूँ वो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। तो आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि करियर कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है काफ़ी सारे लोगों की कि हम करियर वही सिलेक्ट करते हैं जो कई बार हमको बताया जाता है। पर मैं आपको आज ये बताने नहीं आया हूँ कि ये करो या फिर वो करो। मैं इस वेबिनार के माध्यम से आपको ये बताने आया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे सिलेक्शन करना चाहिए और कौन कौन से विकल्प आपके पास है, कौन कौन से ऑप्शन आपके पास है। फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपका ही होगा। जो फाइनल डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपका होगा। आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम आपके साथ हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क, आप हमेशा पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, गणेश करके कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो गणेश, आपके सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे आफ्टर द सेशन के बाद। ठीक है। और एक और चीज़ मैं आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए ताकि आपके परिवारजन जो है या फिर कोई भी चर्चा अगर कहीं पे हो रही है तो वो डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छी शुरुआत है। लेट मी स्टार्ट। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने आप सभी के लिए बनाया है ताकि हम अपने विचारों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर पाएँ। तो एक प्रेजेंटेशन मेरे पास है एंड आई विल स्टार्ट शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। मैं आपके साथ वो प्रेजेंटेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक वो जो है स्क्रीन शेयरिंग वो थोड़ा सा डिसेबल्ड है सर। आई वुड रिक्वेस्ट आप स्क्रीन शेयरिंग को अगर इनेबल कर दें तो मैं उसको अपना जो वीडियो है वो शेयर कर पाऊंगा। यस, थैंक यू। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। आई होप आप सभी लोग अब मेरा प्रेजेंटेशन स्क्रीन जो है वो देख पा रहे हैं। यू आर एबल टू सी माय प्रेजेंटेशन स्क्रीन। जी हाँ सो सर, दिख रहा जी जी, थैंक यू सर। अब आई विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सबसे पहले जैसा मैंने सर ने आपको बताया था, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है हार्दिक परीक। आप मुझे आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, अभी नया नया शुरू किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारा जो है आईडी, हार्दिक परीक ऑफिशियल। ये आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, कोई सवाल है पूछ सकते हैं। हार्दिक परीक ऑफिशियल वो मेरा आईडी है। छोटा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं एमबीए कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुका हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैंने ट्रेन किया हुआ है। करीबन 1 लाख स्टूडेंट्स को अब तक गाइड किया हुआ है। जैसा कि सर ने बताया, ऑलरेडी एक अपना खुद का वेंचर शुरू करने से पहले मैं जॉब करता था और जॉब में मैं एक कंपनी का नेशनल हेड रह चुका हूँ। मतलब इंडिया का जो ऑपरेशन है वो मैं संभाल चुका हूँ। कुछ न्यूज़पेपर्स के साथ मैं कॉलमनिस्ट हूँ, मतलब मेरे आर्टिकल्स आते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पे। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे हम लोग अपना गाइडेंस देते हैं। उसके साथ साथ मैं एक एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, स्ट्रैटेजिस्ट और चेंज मेकर। यूथ के डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एआई यूथ। उसके द्वारा हम काफ़ी सारा यूथ डेवलपमेंट का काम करते हैं। सो ये मेरा एक हल्का फुल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन है।
आज ही के न्यूज़पेपर में जैसे सर आप बता रहे थे, करियर कॉर्नर नाम का हमारा एक, ये गुजराती में लिखा हुआ है तो आप में से काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट ये आज ही का पेपर है गांधीनगर समाचार, और गांधीनगर समाचार में ये आपके लिए मैंने लिखा है। और ये शायद टर्म जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मेडिकल सेक्रेटरी क्या होता है। अब ये मेडिकल सेक्रेटरी भी कोई चीज है, वो हम में से काफी लोगों को पता नहीं होती है, बट ऐसी कुछ इनिशिएटिव द्वारा हम लोग ये इसको आम जनता तक पहुंचा पाते हैं और इसका डिस्कशन कर पाते हैं। तो ये ऐसा कुछ कॉलम है, डेफिनेटली ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। अब आज का जो हमारा एजेंडा है वो है 12वीं के बाद कुछ शानदार करियर अगर बनाने हैं तो क्या है और कैसे बना सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, करियर्स बहुत सारे हैं, उसके अलावा मैं जो भी आपको बताऊंगा उसको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। बट यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि मैं आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन दूं सबसे पहला, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम अपना करियर जो है वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द एजेंडा, ये हमारा एजेंडा रहेगा आने वाले कुछ मिनटों में, आने वाले कुछ घंटों में। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है हम करियर का चयन कैसे करें। ठीक है, हाउ शुड वी सिलेक्ट अ करियर, अपना करियर का हम सिलेक्शन कैसे करें। तो वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, बट उसके पहले वंस अगेन एनोटेशन मतलब कि साइन वाला जो है किसी का ऑन है तो आप, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो प्लीज आप कोई मार्क मत कीजिएगा, आप लोग मार्क वैसे भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैंने उसको ऑफ कर दिया है। या तो हम शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? आप सभी लोग हमारा स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? यस सर। यस जी सर। जी जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। या तो शुरुआत कर देते हैं, लेट मी स्टार्ट वंस अगेन। या सो करियर का चयन कैसे करें, तो यहाँ पे तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट। अगर आपको अपने करियर में सिलेक्ट होना है तो सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा आपको अपने करियर में तो आप सक्सेसफुल मोस्टली नहीं होंगे। उसका कारण क्या है कि आप कोई भी काम करने जाएंगे वो आप इसी तरीके से करेंगे कि मुझे करना है, बट आप इंटरेस्ट से नहीं करेंगे। बट अगर आप इंटरेस्ट से करते हैं तो डेफिनेटली, मतलब अगर आपको वो काम में रुचि है, अगर आपको वो काम पसंद है तो आप डेफिनेटली उसमें अच्छा करेंगे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम नॉर्मली सभी लोग यही सोचते हैं, इनफैक्ट थ्री इडियट्स मूवी, आपने शायद एक थ्री इडियट्स करके एक पिक्चर आया था, शायद आपने सुना होगा। वहां पे एक फेमस डायलॉग है, वैसा कहा जाता है कि अगर लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा, लड़की हुई तो डॉक्टर। और ये हमारी जो मानसिकता है उसको बहुत सही तरीके से कई बार मैं समझता हूँ कि दर्शाता है। हम सभी लोग यही मानते हैं कि भाई लड़का हुआ तो इंजीनियर बना देंगे, लड़की हुई तो डॉक्टर बना देंगे, और बस वहीं पे हमारा जो सोच है वो सीमित हो जाती है। तो मैं आप सभी से ऐसा निवेदन करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप इंजीनियर भी बन सकते हो, वो खराब नहीं है, बट उसके अलावा काफी कुछ अच्छे ऑप्शन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, राइट। तो आपको पसंद आना चाहिए। आजकल देखो, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, हम सभी ने विराट कोहली का नाम सुना हुआ है। तो विराट कोहली अगर मान लीजिए कि डॉक्टर बनने गए होते तो आज विराट कोहली को कोई जानता नहीं होता, है ना। शायद विराट कोहली को कोई जानता नहीं होता। विराट कोहली इसलिए है बिकॉज उन्होंने अपने फील्ड को, अपनी जो पसंद है उसको फॉलो किया। उनको पसंद था क्रिकेट खेलना तो उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाया, और आज विराट कोहली को हम सभी लोग जानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही एक और महान खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, बचपन से क्रिकेट खेलते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर एक पर्टिकुलर करियर में ही आप अपना करियर बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड में ही आप अपना करियर बना सकते हैं। आप कहीं पे भी अपना करियर बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रुचि, आपको क्या पसंद है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप ये इसके बारे में सोचिए कि आपको क्या पसंद है। आपको क्या पसंद है उसका महत्व मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अगर आप वो चीज कर रहे हैं जिसमें आपका मन लगता है, जो आपको पसंद है, तो क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें निखार होगा, उसमें एक एफिशिएंसी होगी, अच्छा काम होगा वो, और इसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। काम आप जो करेंगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, एंड जब वो रिजल्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। एक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जो अपने करियर में आगे बढ़ गए बिकॉज उनको वो काम पसंद था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, दो मैंने बड़े एग्जाम्पल आपको दे दिए, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको सोचना होता है कि जब आप अपना करियर बनाना चाहते हैं
तो दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है स्कोप। स्कोप मतलब कि व्यापकता। व्यापकता का मतलब होता है कि उसकी डिमांड कितनी है, उसका भविष्य कितना अच्छा है, ये सारी चीज आप सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एजुकेशन में जाऊंगा, राइट। जब मैं छोटा था, जब मैं 11वीं 12वीं में था, तब मैंने सोचा कि मैं एजुकेशन सेक्टर में कुछ करूंगा। अब एजुकेशन सेक्टर में जो सर ने बताया, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ, वो एक चीज है जो बहुत अच्छा काम हम पिछले काफी सालों से करते आ रहे हैं। बट उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक आइडिया है, मेरा एक विजन है कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, पहले से डिसाइडेड है कि ऐसा कुछ करना है। तो व्यापकता, जब मैंने इसके बारे में सोचा था, तब मैंने सोचा क्या एजुकेशन की डिमांड होगी भविष्य में, क्या एजुकेशन का स्कोप होगा भविष्य में। तो डेफिनेटली उसका आंसर था, मैंने ऐसा सोचा कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई लिखाई जो है वो हमेशा हमेशा रहेगी। तो दैट मीन्स के एजुकेशन की डिमांड हमेशा हमेशा रहेगी। उसमें नो डाउट चेंज आते रहेंगे, बहुत सारी चेंज आएंगे। जैसे सर ने अभी बताया, कोरोना का दुनिया भर में नुकसान हुआ है, बट कुछ तो फायदा हुआ है। वो ये हुआ है कि लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। हम ऑनलाइन आना शुरू हो गए हैं। हम में से काफी सारे लोग जो पहले कभी भी ऐसे जूम का या किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया होगा, आज हम कर रहे हैं। नई चीजें हम सीख रहे हैं। तो डेफिनेटली चेंजेस होते रहते हैं। ऐसा नहीं है, क्रिकेट भी पहले शुरू हुआ था तो पहले टेस्ट मैच होते थे, उसके बाद वनडे मैच हो गए, उसके बाद अब 2020 हो गए। एंड अब ऐसे ऐसी अभी चर्चा चल रही है कि अब 10 ओवर के मैच होने वाले हैं। अब 10 ओवर के जब मैच हो जाएंगे तो फिर और एक चेंज आ जाएगा। तो चेंज डेफिनेटली होता रहता है। बट व्यापकता मतलब स्कोप क्या उस फील्ड में है कि नहीं है, वो आपको सोचना है। अगर आप सोच पाते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है उसके बारे में, तो आप किसी एक्सपर्ट से, जैसे कि विशेष सर हैं या फिर उनके जो और भी बहुत सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके, आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे कि क्या इस फील्ड में स्कोप है कि नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपटीशन, स्पर्धा या फिर प्रतिस्पर्धा जो है वो कितनी है आजकल, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, आप में से काफ़ी लोग अभी छोटे हैं बट फिर भी आपने भारतीय रेल का नाम सुना होगा, इंडियन रेलवेज। इसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज से आई थिंक 1 साल पहले करीबन रेलवेज का एक जॉब के लिए इश्तेहार निकला था, एक वैकेंसी का वो निकला था एड। उसके अंदर ग्रुप सी और डी उसको बोलते हैं, तो ग्रुप सी और डी का एक एप्लीकेशन फॉर्म निकला था। और जब इसका नंबर मेरे सामने आया कि कितने लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया है, उस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले कितने लोग हैं, जब मैंने भी ये सुना तो मैं भी खुद चौंक गया। बिकॉज हालांकि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं भी चौंक गया। और वो नंबर जब मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। और वो नंबर था करीबन 1.5 करोड़ लोग। 1.5 करोड़ मतलब 1.5 करोड़, यू नो। आप सोचो, जॉब है, जॉब जो है वो कुछ हजारों में होंगी, पर फिर भी 1.5 करोड़ मतलब बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है। 1.5 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। मान लो उसमें से 50% भी अगर 50% भी अगर एग्जाम दे देते हैं तो 75 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। 75 लाख, 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो बहुत गया। बड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों चीजों को अगर हम समराइज करते हैं, एक ये करते हैं, इसको समरी करते हैं, तो बेसिकली हमको ये देखना है कि सबसे पहले आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरा, उसमें जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर अगर स्कोप है तो बहुत अच्छी बात है। स्कोप नहीं भी होगा तो आप बना लोगे, बट अगर आई एम श्योर कि स्कोप तो होगा ही होगा। और तीसरा, अगर हम कोई ऐसी फील्ड सिलेक्ट कर पाए, ऐसा करियर सिलेक्ट कर पाए जहाँ पे कंपटीशन कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सोचो कि अगर आप 1.5 करोड़ में कंपटीशन कर रहे हो तो आपको 1.5 करोड़ को पीछे छोड़ने में कितनी मेहनत लगानी पड़ेगी, है ना। तो आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसी कोई चीज सेलेक्ट करें जहाँ पे स्कोप भी अच्छा हो और कंपटीशन भी कम हो। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो इसको हम कहते हैं हिंदी में सोने पे सुहागा, राइट। अगर ऐसा कोई करियर मिल जाता है जहाँ पे स्कोप भी कम है, कंपटीशन भी ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्कोप चाहे कितना ही ज्यादा हो या कम हो, कंपटीशन चाहे कितने ही ज्यादा हो या कम हो, बट अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप जरूर आगे जाओगे, राइट। तो सबसे पहला मेरा जो रिक्वेस्ट है वो आप सभी को है, अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना। ठीक है, क्या आपको क्या पसंद है, आपकी रुचि क्या है, आप उसमें जरूर आगे बढ़ोगे। दूसरा, स्कोप और व्यापकता। अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है,
तो आप ऐसा कोई करियर सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे स्कोप अच्छा हो, और दूसरा उसमें अगर पॉसिबल हो तो कंपटीशन थोड़ा कम हो, तो आपको ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। कई बार मुझे लोग ऐसा पूछते हैं या फिर कहते भी हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, उस कंपटीशन कम हो और स्कोप बहुत अच्छा हो, जहाँ पे भी स्कोप बहुत अच्छा है तो सभी लोग जाएँगे। तो मेरा ये कहना होता है कि वही चीज़ है कि भई स्कोप जहाँ पे पहले से सबको पता था कि भई यहाँ पे स्कोप अच्छा है, वहीं पे अभी भी लोग जा रहे हैं। आज जो ये वेबिनार या सेमिनार जो भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो भी सर ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसका ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज शायद आपको मिलेगा, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि एक मैं नया एंगल आपको देने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे स्कोप जहाँ पे ज़्यादा है पर कंपटीशन कम है, ऐसे भी कुछ करियर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप में से जो 10वीं में है, 12वीं में है, या फिर जो 10वीं की एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी 11वीं में आने वाले हैं, जो 12वीं की एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब कॉलेज में आने वाले हैं, तो आपके लिए मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ, ऐसी चीज़ें जो आपको एक आइडिया देगी कि हाँ, इस तरीके से हम अपना करियर बना सकते हैं। 12वीं के बाद तो बहुत अच्छे करियर बन सकते हैं, 10वीं वाले ये सोच सकते हैं कि अगर 12वीं के बाद मुझे ये करियर मिलने वाला है, तो फिर डेफ़िनेटली मैं इस फ़ील्ड में 11वीं में जैसे कॉमर्स ले सकता हूँ, 11वीं में साइंस ले सकता हूँ, 11वीं में ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि आर्ट्स ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। आपको ऑप्शंस हम आपके सामने अभी प्रेज़ेंट करने वाले हैं। तो ये मेरा एक आइडिया है, बेसिक आइडिया है कि आप अपने रुचि पे ध्यान दें। अगर वो आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग जो है अपना स्कोप और कंपटीशन के ऊपर फोकस करें। करियर ऐसा सिलेक्ट करें जहाँ पे कंपटीशन कम हो और स्कोप ज़्यादा हो। ऐसा पॉसिबल है और वो हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं के बाद के कुछ शानदार करियर जो हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला करियर जो मुझे काफ़ी पसंद है, हमारे गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी काफ़ी ज़ोर है इस चीज़ के ऊपर, वो है आर्म्ड फोर्सेस मतलब कि सेना। सेना में आप जोड़ सकते हैं 12वीं के बाद भी, और वो भी बहुत अच्छे लेवल पे। अब मैंने आपको जो बताया था, ये अभी जो मैं आपके साथ ऑप्शन शेयर कर रहा हूँ, अभी जो मैं आपको विकल्प दिखा रहा हूँ करियर के, वो सारे ऐसे करियर है जहाँ पे कोई भी इंसान जा सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, इंजीनियरिंग का हो, कोई भी जा सकता है। तो ये इस टाइप के करियर्स है जहाँ पे तीनों साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले कोई भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आर्म फोर्सेस मतलब हमारी सेना। आर्मी आपने सुना होगा, नेवी आपने सुना होगा मतलब कि नौसेना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और डेफिनेटली वायुसेना मतलब कि एयरफोर्स। ये तीन हमारे बहुत बड़े मेजर फोर्स हैं। उसके अलावा तटरक्षक होते हैं, तटरक्षक को हम इंग्लिश में कहते हैं कोस्ट गार्ड, और उसके अलावा पैरामिलिट्री होती है। पैरामिलिट्री मतलब कि जैसे आपने सुना होगा, राजस्थान में से काफ़ी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बीएसएफ जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पता होगा तो आप इस चीज़ के बारे में सोच पाएंगे और इस दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरा उद्देश्य है आपको बताना। भारत की एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही अच्छी एग्जाम जहाँ पे आपका करियर बहुत अच्छा बन सकता है। आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में एक ऑफिसर के तौर पे जा सकते हैं। ऑफिसर का मतलब क्या है कि आपको एक बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है, समाज में आपका जो लेवल होता है वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है। एनडीए जैसा आप करेंगे उसको बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो आप ऑफिसर के लेवल पे आप आर्मी या तो फिर नेवी या तो फिर एयरफोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इमेजिन कीजिए, आप सोचिए, आप सिर्फ 12वीं के बाद सीधे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में चले गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी कौन से लेवल पे? ऑफिसर के लेवल पे। तो अगर आप 12वीं के बाद ऑफिसर लेवल पे जाते हैं तो आप रिटायर होते होते मतलब जब आप 55-60 साल के होंगे, तब तक आप एक बहुत ही ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे होंगे। दूसरी, एनडीए की एक बहुत बड़ी बात है कि देश को सेवा करने का मौका मिलता है। आपके पास एक ऐसा मौका है कि आप अपने देश की सेवा करते हो, और उसके बाद जो सेकंड चीज़ जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है, क्योंकि आप देश की सेवा करते हो, तो दूसरी बात ये होती है कि देश भी आपकी सेवा करता है। अब देश भी आपकी सेवा करता है, वो कैसे करता है? तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, आपको बहुत सारी सहूलियतें मिलती है। जैसे मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ आप खरीदने जाओगे, आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। है ना? तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। आपको एयरलाइंस में जाना है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जाने को मिलेगा। हवाई जहाज़ में जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी, आपके बच्चे हैं, सपोज़ भविष्य में आपके बच्चे होते हैं, तो बच्चों को एजुकेशन में बहुत सारी ऐसे कॉलेज है जहाँ पे सिर्फ़ आर्म फोर्सेस वालों के बच्चे पढ़ सकते हैं।
तो खैर एनडीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप एज अ ऑफिसर डायरेक्ट 12वीं के बाद जा सकते हो। अगर कोई आर्ट्स या कॉमर्स का स्टूडेंट तो वो इंडियन आर्मी में जा सकता है। अगर वो और अगर कोई 12वीं साइंस कर चुका है तो उसके पास ऑप्शन है, वो आर्मी में भी जा सकता है, नेवी में भी जा सकता है और एयरफोर्स में भी जा सकता है। आप जैसे ही कॉलेज शुरू करते हो करीबन 25,000 रुपए प्लस अदर बेनिफिट्स आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, पर मंथ। 25,000 रुपए पर मंथ प्लस बाकी सारा खाना पीना ये सब रहना सब अलग। 25,000 रुपये आपको पढ़ना, आपका बीटेक का डिग्री शुरू होता है अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो फिर आपका बीए का डिग्री मिलना शुरू हो जाता है। कॉलेज कौन सा होगा? यही कॉलेज होगा जो आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर है, एनडीए। खड़कवासला नाम की जगह है पुणे में। इसका एग्जाम होता है, वो एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है। एक चीज हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो 12वीं के बाद कोई भी एग्जाम की बात करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स अभी आने वाले कुछ मिनटों में आपको पता चलेंगे। तो 12वीं के बाद अगर आप कोई भी अच्छी कॉलेज में जाना चाहेंगे तो उसके लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी। और उस प्रवेश परीक्षा में जो प्रश्नों का जो स्तर होता है, प्रश्नों का जो लेवल होता है, वो 1 से 10वीं कक्षा तक का ही होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो भी प्रवेश परीक्षा होगी उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जो लेवल होगा वो 1 से 10 तक का ही होगा। तो आपको ऐसी कुछ भयानक तैयारी नहीं करनी है या फिर ऐसा आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई एनडीए में क्या आएगा या यहाँ पे क्या आएगा, वहां पे क्या आएगा। सब कुछ जो आपने 1 से 10 कक्षा में पढ़ा है वही का वही पूछा जाता है। डेफिनेटली उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बिकॉज अब आप 11वीं 12वीं में आ चुके होते हैं, 11वीं 12वीं आपने क्लियर कर चुके होती है। आपका जो लेवल होगा, आपका जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा क्वेश्चंस का, बाकी सब सेम रहेगा। तो 1 से 10 का, 1 से 10 तो सबने कॉमन पढ़ा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग ये एग्जाम दे सकते हो, आराम से ये एग्जाम दे सकते हो। तो एग्जाम का नाम है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। जैसा मैंने बताया, मैं बहुत सारी चीजें इस वेबिनार में आपके साथ शेयर नहीं कर सकता समय के अभाव के कारण, पर ऑब्वियसली ये जरूरी भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपको अच्छा लगता है आप सारी चीजें नोट डाउन करते जाएं, और जो भी आपको सही लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, आप उसके बारे में गूगल सर्च करें, आप उसके बारे में और थोड़ा अलग अलग जगह से पढ़ें। और जब आपको कोई क्वेरी होती है तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बट आई एम श्योर आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस फील्ड में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एनडीए। यहाँ पे उसकी कुछ डिटेल्स लिखी हुई है जो मैं आपको अभी फिलहाल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसमें 2 तरीके से आपका एंट्री होता है। सबसे पहले एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल टेस्टिंग होता है कि आप शारीरिक तौर से मजबूत हैं कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितने भी डिफेंस के ऑप्शंस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री मतलब के सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसे कोई भी ऑप्शन है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको कोई भी आपके अंदर शारीरिक कमी है, मतलब कि मान लीजिए आपने बचपन में खेलते खेलते आपकी हड्डी टूट गई थी, आपने ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाया था, फिर से मुश्किल से आपकी हड्डी जुड़ी है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। इसमें शारीरिक जो आपकी क्षमता है वो अच्छी होना बहुत जरूरी है, राइट। तो इसीलिए आप ऐसा इंश्योर कीजिएगा कि अगर आपको कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है तो आप ध्यान रखिएगा आप इसमें शायद अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको कोई शारीरिक दिक्कत नहीं है, जैसे मान लीजिए चश्मे के नंबर है, मुझे चश्मे के नंबर है, बट अगर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आपका करेक्टेड विजन हो सकता है, करेक्टेड मतलब कि ठीक हो सकता है, ये आपका 6/6 विजन नंबर चश्मे के साथ आपको दिख सकता है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर कोई प्रॉब्लम है बहुत बड़ा सा, आपको दिखने में प्रॉब्लम है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी डिफेंस की एग्जाम है इसके में ये एक चीज होती है फिजिकल फिटनेस, वो आपको चाहिए। तो अगर आप ये एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा करियर है, देश की सेवा है। एग्जाम जो है वो 12वीं के बाद आप दे सकते हैं। इनफैक्ट 12वीं में जब होते हैं तभी भी आप दे सकते हैं, बिकॉज आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। 12वीं का रिजल्ट आता है, उससे तब तक आपका सिलेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। तो 12वीं के स्टूडेंट या फिर जिसने 12वीं कंप्लीट कर ली है वो ये दे सकता है। साढ़े 19 साल तक का इसमें एज लिमिट होता है। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। आप अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज राइट यस, आप अपने चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, YES यस, या फिर जी लिख सकते हैं, JIG। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज राइट यस, यस, ओके ओके, जी जी जी।
थैंक यू, थैंक यू। यस, राइट, राइट, थैंक यू। मैं ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे, सबको आवाज़ आ रही है, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है अपना जो एनडीए है एग्ज़ाम, उसके बारे में। अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, जिसका है वायुसेना, मतलब इंडियन एयरफोर्स। इसमें भी एक ऑप्शन होता है, आप एयरमैन नाम का एक ऑप्शन होता है, एयरमैन। 12वीं के बाद ये एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसमें एक्स और वाई, मतलब कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की 2 एंट्री होती है। वंस अगेन, इसमें और पहले वाले में एक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो है वो एक बेसिक लेवल का काम है, मतलब आप नीचे के लेवल से शुरुआत करते हैं। एनडीए जो है वो ऑफिसर के लेवल का एंट्री है, तो सीधा आप ऑफिसर में जाते हैं, राइट। एग्जाम भी वैसी ही होती है जैसे इसका एग्जाम, आप समझ सकते हैं थोड़ा सा इजी होगा। एनडीए का एग्जाम में कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होगा। बट एनडीए के एग्जाम की अगर मैं आपको बात करता हूँ, तो जेडब्ल्यू नीट जो आपने काफी सुना होगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटी के लिए जो हम देते हैं, और नीट जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, इन दोनों से इन दोनों के मुकाबले एनडीए का एग्जाम में जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम होता है। कारण क्या है? वंस अगेन, कारण बहुत सिंपल है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, और अगर किसी को पता होता है तो भी वो सोचता नहीं है, बिकॉज उसके दोस्त एमबीबीएस करने में लगे हुए हैं, उसके दोस्त जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जेडब्ल्यू नीट अगर आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, साइंस में अगर आप हैं, तो ऑलरेडी आपको इसको एनडीए में मदद मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 11वीं 12वीं कॉमर्स में है, आर्ट्स में है, तो भी आपको एनडीए में मदद मिलेगा। तो आपकी पढ़ाई ही आपको एनडीए क्लियर करने में मदद करेगी। मैं आपको थोड़ा सा और फिगर दे देता हूँ। जेडब्ल्यू नीट देने वाले करीबन भारत में 12 लोग होते हैं सालाना, 12 लैक्स, 12 लाख लोग होते हैं। उसके मुकाबले अगर हम एनडीए की बात करते हैं, साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार एनडीए होता है, फिर भी उसके जो टोटल एप्लीकेशन होते हैं वो करीबन 5 लाख के आसपास होते हैं, दोनों को मिला के। तो सोचिए, अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख ही लोग एनडीए देते हैं, और जेडब्ल्यू नीट में आपको मिल रहे हैं करीबन 12 लाख लोग। तो कितना जबरदस्त डिफरेंस है। वही मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था, कंपटीशन की बात, स्कोप की बात। स्कोप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, व्यापकता, सुरक्षा बल की जरूरत आज भी हमको है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, और जब तक मानव है तब तक सुरक्षा बल चाहिए होंगे। वो तो आप समझते ही हैं। हमारे बहुत अच्छे मित्र हमारे अगल बगल में हैं, आप जानते ही हैं। एक तरफ है चीन, मतलब कि चाइना, एक तरफ है पाकिस्तान, बहुत ही हमारे क्लोज मित्र हैं। तो इसकी वजह से हमको सुरक्षा बलों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और इसमें हम और आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्कोप बहुत अच्छा है। वायुसेना में अगर आप इस लेवल पे जाते हैं, एक्स और वाई में, तो वहाँ पे आपको करीबन 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, आपको स्टाइपेंड 15,000 रुपये का मिलना शुरू हो जाता है। और उसका सैलरी अगर आप बाद में देखेंगे तो करीबन वो 30,000 के आसपास आता है। और बाकी सारे, देखिए ये सारी चीज़ों में क्या होता है, बाकी सारे बेनिफिट्स आपके अलग होते हैं। कौन से बेनिफिट्स? कि आपको राशन कम पैसों में मिलेगा, या तो फिर फ्री मिलेगा, सरकार आपको देगी, मतलब इंडियन आर्मी आपको देगी, इंडियन एयरफोर्स आपको देगी, भारतीय वायुसेना, भारतीय आर्मी, ये सब आपको देगी। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कहीं पे भी टैक्स नहीं लगेगा आपका, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसी तरीके से इंडियन आर्मी में, जैसे एयरफोर्स में एक्स और वाई होता है, यहाँ पे इंडियन आर्मी में सोल्जर होता है। सोल्जर मतलब कि सैनिक, जो सैनिक लड़ाई करता है वही। तो सैनिक के लेवल पे क्या होगा कि ये बेसिक लेवल का काम होगा। एनडीए में आप गए तो ऑफिसर लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी। आप में से जिसको भी इंटरेस्ट है आप इसको लिख सकते हैं, सोल्जर जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी मतलब एक जनरल ड्यूटी आपको करनी होती है, सोल्जर जनरल ड्यूटी। इसके लिए एक रैली का आयोजन करते हैं, रैली में आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाती है, उसके बाद आपका एक लिखित परीक्षा होता है, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। उसमें भी फिटनेस तो चेक करेंगे ही करेंगे। मेडिकली अगर आप फिट नहीं हुए तो कहीं पे भी आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर कोई भी पैरामिलिट्री, मतलब कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, कहीं पे भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एयरफोर्स का, आर्मी का, एंड नेवी का, एंड ऐसे बहुत सारे। जैसे नेवी में बोलते हैं सेलर, सेलर को हम हिंदी में कहते हैं नाविक, तो नाविक के तौर पे भी जा सकते हैं आप। पर अगर आपको ऑफिसर लेवल पे जाना है तो कहाँ जाना है? एनडीए। आई होप आपको अब तक पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम है। आई विश, यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत कम है, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इसके बारे में सर्च जरूर करें कि इसको हम कैसे बन सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं। और मुझे ये पर्सनली काफ़ी पसंद है डिफेंस वाला, क्योंकि
इसमें देश की सेवा करने का आपको मौका मिलता है और देश को आपकी ज़रूरत है, देश को हमारी ज़रूरत है। सो अगर पॉसिबल हो तो आप इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। सरकार अब पैसे पहले कम देते थे, अब सैलरी भी काफ़ी बढ़ चुका है। आर्म फोर्सेस में सैलरी अगर आप ऑफिसर लेवल पे देखते हैं तो एक ऑफिसर जिसकी आयु करीबन 25 से 30 साल है, पर वो अगर एनडीए में जा चुका है और ऑफिसर बन चुका है तो 25 से 30 साल की उम्र में उसकी सैलरी करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए महीने होती है। और उसके साथ-साथ दूसरे सब फ़ायदे, दूसरे सब बेनिफिट अलग, मतलब कि जो मैंने आपको खाने का बेनिफिट बताया, रहने का बेनिफिट बताया, हर चीज़ें वो आपको अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं। तो ये सैलरी तो ठीक है, बट जैसे मैंने बताया सैलरी सरकार ने देख ली। मेन चीज़ है कि देश की सेवा करना, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। दूसरा, ये एक कॉमन चीज़ है वन्स अगेन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है लॉ, ये भी कोई भी कर सकता है। ये साइंस का स्टूडेंट भी कर सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट भी कर सकता है और कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है। तो ये जो 10वीं के स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो ध्यान से सुने कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अगर साइंस लूँगा तो ही मैं इसमें जा सकूँगा या फिर मैं साइंस लूँगा तो सिर्फ़ मैं डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता हूँ। ये मैं आपको अभी आपके सामने जो बता रहा हूँ वो नाम है लॉ। लॉ मतलब जो आपने वकील नाम सुना होगा, वकील। अब एक ज़माना था जहाँ पे हमारे जैसे हम वकील बोलते थे तो हमारे दिमाग में एक इम्प्रेशन आ जाता था, एक पिक्चर आ जाता था कि भई एक काले कलर का कोट पहन के एक भाई साहब खड़े होंगे और वो हो गए एक वकील साहब। वो हमारा कोर्ट में जाएँगे, केस लड़ेंगे, जभी भी कोर्ट में कोई दिक्कत होती है तो वकील साहब हमारा केस लड़ेंगे। पर उसके अलावा ये जो वकील की इम्प्रेशन हमारे दिमाग में है, उसके अलावा वकीलात में और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, जो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आता है 12वीं के बाद, जिसको हम कहते हैं क्लैट। अगेन आप लोग लिख के रखिएगा, इसको सर्च कीजिएगा, CLAT क्लैट। इसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। हम में से काफ़ी सारे लोगों ने IIT के बारे में सुना होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इंजीनियरिंग में पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रचलित है कि भाई इंजीनियरिंग मतलब IIT। पर हम में से कितने लोगों ने लॉ के अंदर जो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी करके है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जैसे IIT इंजीनियरिंग में है, वैसे ही लॉ के अंदर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो ये एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। पूरे देश में हमारे पास टोटल 22 NLU हैं। NLU मतलब कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आप जा कैसे सकते हैं? आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, उसका आपका एग्ज़ाम है क्लैट, CLAT क्लैट। आपने क्लैट का एग्ज़ाम दिया, आप सिलेक्ट हुए, आपका मेरिट बनता है, मेरिट के हिसाब से आपको फिर एडमिशन मिलता है, ठीक है? जितना ज़्यादा मेरिट होगा, अगेन आपका उतनी ही अच्छी आपको कॉलेज मिल सकती है। ये कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सैलरी अगेन बहुत अच्छा होता है, आप वकील भी बन सकते हैं। दूसरी बात जो हम में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, अगर आप ऐसी कॉलेज में से लॉ करते हैं, तो आगे जाके आप जज भी बन सकते हैं और जज का भी काफ़ी पावर होता है, काफ़ी सैलरी भी अच्छा होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं क्लैट, CLAT क्लैट। 22 ऐसे NLU है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। आप इसके बारे में अगेन सर्च कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। कंसेप्ट वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसमें पूछा क्या जाता है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे, चाहे वो NDA का हो, चाहे वो क्लैट का हो या ऐसी कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें बेसिकली सब्जेक्ट जो होंगे वो सिर्फ़ आपके ये 4 होंगे। 4 सब्जेक्ट जो है आपको हर जगह पूछे जाएँगे। पहला है गणित, गणित मतलब कि मैथ्स। तो मैथ्स जो है वो 1 से 10 कक्षा का पूछा जाएगा आपको। कुछ-कुछ एग्ज़ाम में 11वीं 12वीं का भी पूछा जाता है, जैसे एनडीए में 11वीं 12वीं का पूछा जाता है। बट वो भी कुछ हद तक, पूरा नहीं, कुछ हद तक। तो 10वीं तक का मैथ्स। दूसरा आता है अपना रीज़निंग, जिसको हम बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक मतलब कि तर्क, तर्क मतलब कि दिमाग लगाना है आपको, है ना? तो सिंपल, उसमें कोई फ़ॉर्मूला याद नहीं रखना है, तर्क लगाना है, लॉजिक लगाना है और आंसर निकालना है। तो उसको बोलते हैं लॉजिकल रीज़निंग या फिर उसको बोलते हैं तार्किक ज्ञान, ठीक है? तो ये लॉजिकल रीज़निंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा इंग्लिश मतलब कि अंग्रेज़ी जिसको हम बोलते हैं, और चौथा जीके मतलब कि जनरल नॉलेज। ये अगर आप 4 चीज़ों की तैयारी करते हैं, 4 चीज़ें आपको पता है, 10वीं तक आपने अच्छे से पढ़ा है या फिर 11वीं 12वीं में आप पढ़ लेते हैं, तो फिर आप बहुत सारी एग्ज़ाम दे सकते हैं
और अगर कहीं पे भी आप सिलेक्ट हो गए तो आपको एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है, राइट। तो ये 4 चीज़ों के ऊपर आप फोकस करिएगा। आप अगर आप 10वीं में हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास 2 साल का समय है, आप उसको बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी 12वीं कर चुके हैं तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप डेवलप करके, कोशिश करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी के अलावा एक एमबीए करने का ऑप्शन होता है, वो भी 12वीं के बाद। हम नॉर्मली ऐसा समझते हैं कि एमबीए जो होता है वो होता है ग्रेजुएशन के बाद, बट ये एक सही चीज़ है कि ग्रेजुएशन के बाद तो हो ही सकता है, बट साथ-साथ में आप इसको कर सकते हो आफ्टर 12th ऑल्सो। तो उसका एग्ज़ाम जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा है यूजीएटी, 12वीं के बाद आपको इसका प्रवेश परीक्षा देना है और उस प्रवेश परीक्षा से आप इसमें बीबीए और एमबीए का 5 साल का कोर्स जो होता है वो आप कर सकते हो। ये भी, इसमें भी क्या आएगा, वही 4 चीज़ें, मैथ्स आएगा, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा और जीके आएगा, सिंपल। आप सोचो अगर ये आप 4 चीज़ें करते हो तो आप क्या-क्या चीज़ कर सकते हो, राइट? तो आपको ये क्या करना है कि आपको इन चारों चीज़ का, वो भी 10वीं तक का ही है और कुछ बड़ा हमको ज्ञान नहीं लेना है, 10वीं तक का ही है। बट हाँ, कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ना है तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक जो अभी आपके सामने चौथे नंबर का ऑप्शन आ रहा है, वो आप में से काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, ये है लिबरल स्टडीज़। लिबरल मतलब कि फ्री, फ्रीडम, फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता। तो ये लिबरल स्टडीज़ का मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको क्या पसंद है वो आप पढ़िए। इसमें फिर बीबीए ऑनर्स होता है, बीकॉम होता है, बीएससी होता है, पर ये कांसेप्ट क्या है इसका कि कॉलेज आपको ऑप्शन देती है कि अगर आपको गाना बजाना पसंद है, तो आप पढ़ाई के साथ-साथ गाना बजाने का भी कोर्स कीजिए। इसको हम कहते हैं लिबरल स्टडीज़। ये एक नया कांसेप्ट है और काफ़ी सारी कॉलेजेस में इंडिया में अलग-अलग जगह पे ये आ रहा है ऑलरेडी। हमारे गुजरात में पीडीपीयू, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी करके है, वहाँ पे है। इंडिया का सबसे पहला और सबसे फेमस कॉलेज है इसका फ्लेम यूनिवर्सिटी, पुणे में है। FLAME फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में है। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। कुछ स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो यूनाइटेड नेशंस, जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पे उनका जॉब लगा है ये कोर्स करने के बाद, बिकॉज़ वहाँ पे उन्होंने इस टाइप के इकोनॉमिक्स के कोर्स किए जिसकी वजह से उनको यूनाइटेड नेशंस में प्लेसमेंट मिला। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं लिबरल स्टडीज़। ये भी आप सोच सकते हैं। इसका भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। देखिए, एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जहाँ पे भी कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, आई विल रिपीट, जहाँ पे भी कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, तो वो आपको फ्री में नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। जैसे आईआईटी में जाना है तो प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, राइट? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिर से कौन से 4 सब्जेक्ट आएँगे, मैं आपके साथ ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, आपके दिमाग में अब तक बैठ भी चुका होगा कि गणित आएगा, अंग्रेज़ी आएगा, तार्किक मतलब कि रीज़निंग आएगा और चौथा आएगा जनरल नॉलेज। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको करने हैं और ये 4 सब्जेक्ट से आप देखिए कौन-कौन सी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, कहाँ-कहाँ पे आप जा सकते हैं। ये एक और अच्छा फ़ील्ड है जिसको हम कहते हैं बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, या फिर कई बार इसको हम होटल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसको बीएचएम के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया आईआईटी है इंजीनियरिंग में, इसी तरीके से मैंने बताया लॉ लॉ में है हमारे पास एनएलयू, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। क्या हमको ये पता है कि हमारे पास होटल मैनेजमेंट के भी इंडिया में बहुत फेमस कॉलेजेस हैं? ऐसे कुछ, उसको कहा जाता है आईएचएम। आईएचएम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सिंपल, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जितने भी बड़े-बड़े होटल्स हैं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे जो लोग जाते हैं, जो स्टूडेंट्स जाते हैं, वो आईएचएम से जा सकते हैं। आईएचएम से भी जाते हैं बिकॉज़ आईएचएम जैसे इंजीनियरिंग में आईआईटी है, तो होटल मैनेजमेंट में आईएचएम है। हमारे इंडिया में सरकार ने पहले से बहुत बड़ा एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। हर एक फील्ड में हमारे पास बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो जैसे होटल मैनेजमेंट है, तो होटल मैनेजमेंट में हमारे पास है आईएचएम, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो इसका भी एक एग्ज़ाम होता है। सब्जेक्ट क्या पूछे जाएँगे, मैं अगेन आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, तो आपको और कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट वही होंगे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हर जगह होगा, बट अदरवाइज़ सब्जेक्ट सेम ही होंगे। वो 4 सब्जेक्ट आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, 4 सब्जेक्ट। लेवल कौन-सा होगा? 10वीं तक का, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। जैसे
MBA का, जैसे मैंने MBA किया हुआ है, ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो MBA करते हैं। MBA में दुनिया में और भारत में सबसे बड़ा नाम होता है IIM का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें भी कुछ बहुत फेमस है, जैसे हमारे अहमदाबाद में है, वो दुनिया का, इंडिया का नंबर 1 माना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इसी तरीके से IIM बैंगलोर है, काफ़ी सारे IIM है। बट मैं आपको बात करने वाला हूँ 12वीं के बाद IIM में एंटर करने की। डिफरेंस क्या है? देखो, जब आप ग्रेजुएशन, आपका पढ़ाई जब खत्म हो जाए, बीकॉम, बीबीए, कुछ भी आपका बीएससी खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप एमबीए करने की कोशिश करते हो तो उसके लिए आपका एग्जाम होता है कैट, CAT कैट, MBA IIM करने के लिए, IIM में जाने के लिए। और उसमें जो करीबन एप्लीकेशन होती है वो होती है 2.5 से 3 लाख। अब मैं आ जाता हूँ 12वीं के बाद। 12वीं के बाद अगर आपको IIM में जाना है, तो 12वीं के बाद अगर आपको IIM में जाना है तो उसका एग्जाम होता है IIM IPM का AT, एडमिशन टेस्ट, उसको बोलते हैं IP मैट। उसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो मैं बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की कमी। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप सोचिए फायदा कितना है कि ग्रेजुएशन के बाद 3 लाख लोगों के साथ आपको कंपटीशन करना है। अगर 12वीं के बाद आप देते हैं वही एग्जाम, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं वो होते हैं करीबन 15,000 या 10,000 या 20,000 मैक्सिमम। आप सोचिए कहाँ 25,000 की बात है और कहाँ 3 लाख लोगों की बात है। तो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो इसीलिए IIM में आप 12वीं के बाद भी जा सकते हैं, पर उसका एग्जाम का नाम क्या है? IP मैट। उसमें 2 IIM ही आपके लिए खुले हैं। 2 IIM जो है वो है IIM इंदौर और IIM रोहतक। बट एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप अगर 12वीं के बाद IIM में चले गए, 5 साल का कोर्स होता है, बट डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ होगा कि आपके पास IIM का नाम होगा, एक ब्रांड होगा कि भाई पढ़ाई किया है तो कहाँ से किया है? IIM से किया है। सैलरी भी अच्छा मिलेगा एंड आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अपना बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। अब ये हो गए कुछ कॉमन करियर। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिक करियर। कॉमन मतलब ये अभी अभी तक जो मैंने आपको बताया वो कोई भी कर सकता था, चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या फिर साइंस का स्टूडेंट हो। अब हम आते हैं 12वीं के बाद आर्ट्स अगर किसी ने किया है तो उसके पास क्या विकल्प है। एक है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, कौन बहुत बड़े बड़े इवेंट होते हैं आजकल। और इवेंट इवेंट मतलब एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले इवेंट मैनेजर्स होते हैं। आजकल ये पूरा सिनेरियो कोरोना की वजह से चेंज हो रहा है, बट इवेंट मैनेजमेंट फिर भी रहेगा, बिकॉज इवेंट रहेंगे और मैनेजमेंट जरूर रहेगा। फैशन डिजाइनिंग, आप में से जो लोग ऐसे इंटरेस्टेड है कि भाई हमको फैशन बहुत पसंद है, फैशन करना बहुत पसंद है, तो फैशन डिजाइनिंग का भी बहुत अच्छा कोर्स है। उसका मैं आपको 2 इंस्टीट्यूट के नाम बताऊंगा। खास करके फैशन डिजाइनिंग के लिए एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसका नाम है NIFD। उसका भी प्रवेश परीक्षा होता है, NIFD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन। इसमें भी आपको क्या करना है? प्रवेश परीक्षा देना है। नाम आप ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा कि जो ओरिजिनल नाम है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब क्योंकि एक चीज का बहुत अच्छा नाम होता है तो उसके जैसे डुप्लीकेट जो हम बोलते हैं, जो ओरिजिनल नहीं होते पर डुप्लीकेट होते हैं, ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं आजकल। तो आपको सही जगह पे जाना है। तो NIFD ओरिजिनल नाम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन, जो गवर्नमेंट का है। ठीक है। NIFT, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NIFD नहीं, NIFT, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वो गवर्नमेंट का है। उसके अलावा एक NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये भी गवर्नमेंट का है। ठीक है। ये दोनों जो है बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन है, वहां पे आप जा सकते हैं। NIFD जो है वो मैंने बताया वो आपको प्राइवेट है, बट NIFT, टी फॉर तमिलनाडु, तो NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये जो है वो गवर्नमेंट का है। तो आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे कोर्स है। पत्रकारिता और जनसंचार मतलब जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। आप में से जो जर्नलिज्म में, अर्नब गोस्वामी को काफी लोगों ने सुना होगा। क्या है बेसिकली? वो एक जर्नलिस्ट, राइट। तो अर्नब गोस्वामी जैसा अगर आप बनना चाहते हैं जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सभी लोग अर्नब गोस्वामी नहीं बनते हैं, पर कौन अर्नब गोस्वामी बन सकता है या फिर कौन बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है? शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था बहुत पहले, इंटरेस्ट, जिसको अपनी फील्ड पसंद है, जो जबरदस्ती से जर्नलिस्ट नहीं बना है, बट जिसको जर्नलिज्म पसंद है, वो जब जर्नलिज्म में जाता है, वो जब अपना करियर जर्नलिज्म में बनाता है, तो वो आगे निकल जाता है। तो इसीलिए वो अर्नब गोस्वामी बन जाता है या फिर कोई और अच्छा बड़ा जर्नलिस्ट बन सकता है। सो आप जर्नलिज्म में भी अपना योगदान दे सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। पॉलिटिकल साइंस,
बीए जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आर्ट्स के बाद। बीए करने के बाद नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि लोग दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। या तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बीएड की तैयारी करते हैं, बीए के साथ बीएड करते हैं, टीचर बनने का प्लान होता है कि हम टीचर बनेंगे। आजकल सरकारी जॉब मिलना काफ़ी शुरू हो गई है, काफ़ी लोग बीएड करते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ दूसरी जो कैटेगरी है वो बीए खास करके इसलिए लेती है बिकॉज उनको आईएएस बनना होता है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे आपने सुना होगा, जो एक बहुत अच्छा लेवल का जॉब होता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ऐसे बहुत सारी अलग अलग होती है। उसके लिए जो एग्जाम होता है उसको हम बोलते हैं यूपीएससी का सिविल सर्विसेज। अब यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में आर्ट्स में जो एक भारतीय संविधान जो हम पढ़ते हैं, ये जो संविधान होता है वो यूपीएससी के सिलेबस का एक बहुत मेजर हिस्सा होता है। सो इसलिए कुछ लोग स्पेशली आर्ट्स लेते हैं ताकि उनको आईएएस के एग्जाम देने में काफ़ी मदद मिले। तो आप भी उनमें से अगर एक हैं जो इस एग्जाम के साथ करना चाहते हैं, इस एग्जाम में जानना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली आर्ट्स में जा सकते हैं। उसके अलावा बीएड भी कर सकते हैं, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आर्ट्स के बाद आप बीए भी कर सकते हैं। 12th आर्ट्स के बाद आप बीबीए भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 साल का कोर्स होता है। और एमबीए वाला जो कोर्स है 12वीं के बाद, वो 5 साल का होता है। 3 साल का बीबीए, 2 साल का एमबीए। बीबीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और कुछ डिप्लोमा के ऑप्शंस होते हैं जैसे 3D एनिमेशन, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब, बट ये डिप्लोमा है। आई वुड रेकमेंड कि आप डिग्री का कोर्स करें बिकॉज डिग्री तो आपको चाहिए होगी। 12वीं कॉमर्स के बाद क्या क्या करियर है, कॉमर्स क्या अच्छा है, तो डेफिनेटली उसका भी हम एक मुआयजा ले लेते हैं कि भाई कॉमर्स सही में अच्छा है कि नहीं अच्छा है। या यस, तो 12वीं के बाद जो कॉमर्स है उसके अंदर ये है कि बीकॉम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बीकॉम में ऑनर्स। ऑनर्स शायद आपने नहीं सुना होगा। ऑनर्स मतलब एक एडवांस लेवल का कोर्स होता है। इससे आपको एडवांस जानकारी मिलती है, पर ये नॉर्मली बीकॉम 3 साल का होता है, ये है 4 साल का, राइट। इसी तरीके से एक नॉर्मल बीकॉम जो हम 3 साल का कोर्स समझते हैं वो भी होता है। उसमें एक बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम का एक स्पेशल बीकॉम का कोर्स होता है, वो भी आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप बीसीए का भी कोर्स कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। कंप्यूटर का डिमांड आज है और कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, बिकॉज कंप्यूटर इज समथिंग, जैसे आज देखिए, आज कोरोना ने हम सभी को थोड़ा सा परेशान करके रखा हुआ है, तो हम किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो हम जुड़े हुए हैं कंप्यूटर के माध्यम से। तो कंप्यूटर का डिमांड डेफिनेटली रहेगा। इनफैक्ट कंप्यूटर में नई नई चीज़ों का आविष्कार होता रहेगा, और ये जो चीज़ है वो आपको आगे चल के बहुत काम आएगी। जैसे आप में से जो लोग अपना कंप्यूटर में फील्ड में इंटरेस्ट है, रखते हैं आप लोग, और अपना करियर बनाना चाहते हैं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, मैं आपको एक नाम देता हूँ, 2-3, वो आप लिख लीजिए, उसको सर्च कीजिएगा। एक है डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो दो चीजें हैं, मतलब ये काफी को रिलेटेड है, काफी जुड़ी हुई है एक दूसरे से, पर ये भविष्य है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आने वाले कुछ समय में आपको ऐसा पता चलेगा कि मेरे जैसा ही इंसान, मतलब एक रोबोट, जिसके पास मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन उसके पास भी या फिर उससे ज्यादा है, और वो आपसे बातचीत कर रहा है। इसको हम कहते हैं रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स जो है वो अब भविष्य है। रोबोटिक्स कैसे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज हम जैसे बात कर रहे हैं, क्लासरूम हम पहले पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, क्लासरूम में जाके, कॉलेज में जाके पढ़ते हैं, पर आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे दे आर वर्चुअल यूनिवर्सिटीज, मतलब क्लास में आपको नहीं जाना है, वो सिर्फ आपके ऑनलाइन आपका चलता है। पढ़ाने वाले टीचर भी फिजिकल टीचर नहीं होते, हमारे जैसे लोग नहीं होते, टीचर होते हैं कंप्यूटर्स। और ये अभी हो रहा है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग, ये एक्चुअली हो रहा है, और ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ये ऑलरेडी अभी हो रहा है, ठीक है। तो कितनी दुनिया में नई नई चीजें हो रही है, जैसे विशेष सर ने अभी बताया था शुरुआत में कि भाई कोरोना की वजह से नई नई चीजें जानने को मिली, तो ये एक फायदा भी है कि हम नई चीजों से वाकिफ हो रहे हैं, नई चीजें हमको जानने को मिल रही है। और एक और चीज है, वित्तीय बाजार स्नातक, जो चौथा ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बीएफएम, बैचलर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस ये दे रहे हैं।
कॉमर्स के बाद एक बहुत ही कॉमन जो ऑप्शन होता है जो काफी लोग करते हैं वो है कंपनी सेक्रेटरी, CS। कोई भी कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए मेरा कंपनी है, तो हमारी कंपनी के जो कुछ वो रहे होते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स कि भाई इतने एम्प्लॉय है तो इतना होना चाहिए, इतना काम होना चाहिए, इतना रिपोर्ट आपको फाइल करना है इतने टाइम में। ये सारे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो कानूनी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको पूरा कौन करता है, उसका ध्यान कौन रखता है? CS, कंपनी का इंसान होता है कंपनी सेक्रेटरी। उसको कंपनी रखती है, उसका काम ये होता है कि कहीं कुछ हम रूल्स को तोड़ तो नहीं रहे। तो लीगल जो भी कंप्लायंस होता है वो CS देखता है। उसका एग्जाम होता है CS का, कंपनी सेक्रेटरी का। ICSI नाम का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। जनसंचार और पत्रकारिता, मतलब कि जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, ऑलरेडी हम आर्ट्स में इसके बारे में बात कर चुके हैं, कॉमर्स में भी ये हो सकता है। CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो कोई भी चीज है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर CA करना अच्छा है या फिर IIM IPM करना अच्छा है, या फिर क्लैट में जाना अच्छा है, या NDA करना अच्छा है। ये सारी चीजों में मतलब CA एक कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए जो अगर थोड़ा सा बड़ा सोच रहा है तो सोचेगा मैं CA करूंगा या फिर ये अलग अलग कोर्सेज करूंगा। तो CA का कंपैरिजन कई बार दूसरे कोर्सेज के साथ किया जाता है। आप कोई भी कोर्स करो, मैं एक चीज समझता हूँ, एक चीज जान चुका हूँ अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से, कि आप कोई भी चीज करो, अगर CA करने में आपको 10 साल लग गए, है ना, मतलब आप 5 बार फेल हो गए, उसके 10वीं छठी बार आप पास हो गए, क्योंकि CA अमूमन करते करते 4 से 5 साल लग जाते हैं। पर अगर आपने 10 साल ले लिया, आप अटेम्प्ट लेते गए लेते गए लेते गए, तो आपका वैल्यू कम हो जाएगा। फिर आपका CA करने का कोई वैल्यू शायद नहीं रहेगा, है ना। तो अगर करना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट से करो, फटाफट करो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 10 साल लग गए। तो अगर कोई CA अच्छे से करता है, फटाफट पास कर लेता है, तो दैट मीन्स कि वो CA के योग्य है, तब आपका वैल्यू होगा। और CA के साथ साथ एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लिख सकते हैं अपनी किताब में CFA। उसके साथ साथ नेक्स्ट लेवल आता है CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट उसको बोलते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA। जैसे C है और A है, उसके बीच में आप एक F रख दो, CFA। ये जो है अगर आप कर लेते हो तो आप एक और लेवल ऊपर चले जाते हो, CFA। उसमें भी आप याद रखना इंटरनेशनल CFA बोलते हैं उसको, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ उसको इंटरनेशनल CFA बोलते हैं, ठीक है। और 8वीं और 9वीं, 8वीं जो चीज़ है वो CA के जैसा ही होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, ICWA। और 9वां जो है वो एक्चुअरी। ये जो है उसका सैलरी बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअरी जो 9वें नंबर का ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, सैलरी बहुत ज्यादा होता है, पर इंडिया में वंस अगेन बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। एक्चुअरी का, एक्चुअरी मतलब आपने देखा होगा कि कई बार हम बीमा भरते हैं, इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं। तो बीमे की जो रकम होती है, जो इंश्योरेंस की रकम होती है कि आपको हर साल इतना पैसा भरना है, तब जाके आपको ये इंश्योरेंस मिलेगा, वो रकम जो है वो कौन तय करता है, वो पैसा जो है वो कौन तय करता है कि भाई आपकी उम्र 25 साल है तो 25 साल में आपका इंश्योरेंस का पैसा आएगा 2500 रुपए पर ईयर। वो डिसाइड करता है एक्चुअली। और ये बहुत एक अच्छा फील्ड है, साइंटिफिक फील्ड है, पर लोगों को जानकारी के अभाव से यहाँ पे कोई जाता नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल साइंसेस करके एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसका भी प्रवेश परीक्षा होता है और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और सैलरी, सैलरी भी डेफिनेटली काफी ज्यादा होता है इसका, बिकॉज लोग कम है अभी, एक्चुअली अभी काफी कम है, ठीक है। तो ये एक एक्चुअली है। उसके बाद डेफिनेटली डिप्लोमा के कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा के बारे में अभी हम बातचीत और ज्यादा नहीं करेंगे। और अब आते हैं साइंस की ओर। साइंस हम में से काफी लोग इंटरेस्टेड हैं, तो साइंस में डेफिनेटली सबसे पहला ऑप्शन जो हम कर सकते हैं वो है बी या फिर बीटेक, मतलब इंजीनियरिंग, MBBS, आर्किटेक्चर। MBBS मतलब डॉक्टर, आप सभी लोग जानते होंगे। फिर आर्किटेक्चर जो घर का या किसी बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है वो है हमारा आर्किटेक्चर। BCA भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर होता है BSc इन IT। फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, B.Pharm कर सकते हैं। ये सारे कुछ ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस अच्छे हैं। BSc में क्या है, देखिए कुछ नए नए ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, जैसे कि नर्सिंग, फिर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये बायोमेडिकल करके एक होता है। ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑप्शंस है, आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। पुराने वाले तो है ही, कौन से, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारे मैथ्स हो गया, ये सारे तो है ही, बायोलॉजी हो गया, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं, ये सारे तो है ही। पर ये नए ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग, जो मैंने आपको बताया, डेटा साइंस, अगर अगर आप देखते हो तो भविष्य जो है वो है डेटा साइंस, भविष्य जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
आप इसके बारे में सोच सकते हैं, आप इस फील्ड में कैसे आगे जा सकते हैं। अभी भारत में, पूरे वर्ल्ड में इन लोगों की बहुत कमी है, डेटा साइंस वाले लोगों की। तो आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक चीज़ चाहिए और वो है मैथ्स, मतलब गणित। गणित आपका थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए, तो आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो। ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। तो अगर आप सोच रहे हैं तो आपका गणित थोड़ा सा ठीक होगा तो आप और अच्छा उसमें कर पाएंगे। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, इसके कोर्स होते हैं, पर हम में से कितनों को पता है कि कौन से कोर्स होते हैं। तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हमारे गुजरात में ही होता है, जहाँ पे हम रहते हैं उसके बगल में ही गांधीनगर नाम का शहर है। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बहुत अच्छा स्कोप है, रिलायंस एंड ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर जैसे मैंने बताया, आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हर जगह कंप्यूटर की डिमांड रहेगी। चेंज होते रहेंगे, ये नहीं है कि आज जो कंप्यूटर हम देख रहे हैं वही होगा, बट चेंज होते रहेंगे, पर डिमांड जरूर होगी। तो आप सोच सकते हैं, मैं ऐसा वंस अगेन रेकमेंड करूंगा कि भाई कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा यूनिक हो, जो भविष्य की डिमांड हो, ऐसा कुछ करो। नॉर्मल चीजें जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल तो है ही, मैकेनिकल भी बहुत अच्छा फील्ड है। मैकेनिकल को हम अपनी भाषा में बोलते हैं एवरग्रीन फील्ड, मतलब कि हमेशा चलने वाला फील्ड मैकेनिकल। पर मैकेनिकल तो चलता ही रहेगा, पर भविष्य में डिमांड जो है किसकी होगी, तो मैकेनिकल तो रहेगा ही, पर बहुत ज्यादा डिमांड किसकी होगी, शायद बहुत ज्यादा डिमांड होगी रोबोटिक्स की, जहाँ पे मैकेनिक चाहिए, पर कौन से वाले मैकेनिक चाहिए, जो रोबोट को संभाल सकते हैं, जो रोबोट के अंदर दिमाग में कुछ फिट, रोबोट का दिमाग वैसे नहीं होता है, बट आर्टिफिशियल ऑनलाइन क्लास है। आई होप आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज राइट यस, आप अपने चैट बॉक्स में यस यस लिख दीजिए। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया था बीच में। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ओके 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 ओके, नाइस नाइस नाइस, गुड, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं। आर्किटेक्चर में आप कर सकते हैं बी आर्क बोलते हैं उसको, एक यूनिवर्सिटी है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है सेप्ट, CEPT, सेंटर फॉर एनवायरमेंट प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, CEPT, सेप्ट यूनिवर्सिटी। आप उसके बारे में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसका भी प्रवेश परीक्षा होता है, आप उसके बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है आर्किटेक्चर, बिल्डिंग रहेंगे और बिल्डिंग की डिमांड भी रहेगी। चिकित्सा मतलब कि मेडिसिन, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज है, MBBS तो है ही, बट मैं आपको एक नया फील्ड बता रहा हूँ जो आपके ऐसे काफी लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, बट देन आजकल जो गवर्नमेंट का पुश है, जो गवर्नमेंट का फोर्स है, वो है आयुर्वेद की तरफ। एक हमारा स्पेशल मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मतलब कि आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये 5 अलग अलग जो फील्ड हैं, तो उससे आयुष बनता है। और इसके अंदर गवर्नमेंट का, अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने ये सबको सुझाव दिया है कि आप काढ़ा पीजिए। काढ़ा कैसे बनाते हैं उसका भी तरीका उन्होंने बताया है। तो आप सोचिए, अभी भविष्य में आजकल इनफैक्ट हम देख ही रहे हैं, बिकॉज हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आयुर्वेद के अंदर जो BAMS का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंस, जो BAMS यहाँ पे लिखा हुआ है चौथे नंबर का ऑप्शन, वो BAMS में जाने के लिए काफी भीड़ अभी उमड़ रही है। क्यों उमड़ रही है? बिकॉज उनको पता है कि भाई ये BAMS की डिमांड अभी काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा होने वाली है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग जो है वो आयुर्वेद को अब मानने लगे हैं कि भाई आयुर्वेद जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी तरीके से योग, बाबा रामदेव जो है, आप सभी ने नाम सुना होगा, रामदेव जी ने बहुत अच्छा काम किया कि योग को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। अब फेमस तो कर दिया, पर उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा हमारे लिए करियर ऑप्शन भी बन गया। एंड आपको शायद जान के ये शायद आपने फर्स्ट बार सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट वी हैव अ पतंजलि का जो यूनिवर्सिटी है, उस टाइप का एक यूनिवर्सिटी भी है जिसको लकुलिश यूनिवर्सिटी कहते हैं,
जहाँ पे योग के बारे में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है एंड ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, और ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं, राइट? तो ऐसे कुछ नए-नए ऑप्शंस हैं, जैसे बीएचएम जैसे बीएचएमएस हो गया, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड साइंस, तो ये भी एक ऑप्शन है। एमबीबीएस तो है ही, एमबीबीएस के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है ही, बट ये कुछ नए ऑप्शंस है, तो ये मत सोचिए कि आप एमबीबीएस में नहीं जा पाए मतलब दुनिया खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो आप आयुर्वेद के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी डिमांड है और भविष्य में भी डिमांड रहेगी, ऐसा हमारा अनुमान है, बिकॉज़ इसको बहुत सारे लोग इंडिया में और इंडिया के बाहर भी एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इसके अंदर विश्वास जो है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अब ऐसी आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो 12वीं के बाद जॉब करना चाहते हैं, कई बार हमारी ऐसी इच्छा होती है कि 12वीं के बाद हम जॉब करें, हम अपने परिवार को थोड़ा-सा सपोर्ट करें, फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा पैसा कमाने लगे और साथ-साथ में अगर पढ़ाई कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो बीए, बीकॉम और ऐसे कुछ कोर्सेज़ होते हैं, जहाँ पे हम पढ़ाई के साथ-साथ हम जॉब भी कर सकते हैं। जॉब जो कर सकते हैं उसमें कौन-सी ऐसी जॉब है जहाँ पे हमको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो वो कुछ ऑप्शंस मैं आपके साथ दे देता हूँ। एक है रेलवे की भर्ती, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, रेलवे में क्लर्क। ये सब की जो ये होती है, एलिजिबिलिटी होती है, दैट इज़ 12th पास। 12वीं की परीक्षा अगर आपने पास की है या फिर 12वीं कक्षा में आप हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम को दे सकते हैं। पूछा क्या जाएगा? वही 4 सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 4 सब्जेक्ट आप तैयार करें। उसके अलावा है एसएससी, ये है हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो केंद्र सरकार एक है, हमारा भारत सरकार है, उसमें जो थोड़ा-सा बेसिक लेवल की जो जॉब होती है, वो उसकी एग्ज़ाम होती है सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, आप इसको लिख सकते हैं, उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एसएससी सीएचएसएल, 12वीं के बाद आप इसको दे सकते हैं। नो डाउट इसको ग्रेजुएट भी देते हैं, बट इसका जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास, ठीक है? तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा आई वुड से एसएससी का एक जीडी करके होता है, जनरल ड्यूटी, दैट इज जीडी, एसएससी जीडी, वो भी आप दे सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। फिर आपका जो स्टेट है, जैसे राजस्थान सरकार है या फिर मान लीजिए गुजरात सरकार है या फिर ऐसी कोई भी सरकार है, वहाँ पे भी काफ़ी सारी ऐसी एग्जाम्स होती है स्टेट लेवल की, राज्य सरकार लेवल की, जो आप दे सकते हैं। उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये केंद्र सरकार का है। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो है केंद्र सरकार का, और जो आरपीएससी हो गया, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो हो गया अपना राजस्थान सरकार का। तो ये जो ऑप्शंस है उसमें ये डिफरेंस मेजर रहेगा कि आपको ये सेंट्रल लेवल पे जॉब मिलेगी, भारत के लेवल पे जॉब मिलेगी। राजस्थान की अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं या गुजरात की अगर आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको जॉब मिलेगी गुजरात में। दूसरा बेनिफिट जो है आपको इसमें, राजस्थान वाली एग्जाम में राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान का जो कल्चर है, उसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो जीके वाला पार्ट आता है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको वहां पे पूछे जाएंगे। गुजरात वाले में गुजरात के पूछे जाएंगे, इसी तरीके से तमिलनाडु में तमिलनाडु वाले पूछे जाएंगे। पर सेंट्रल लेवल की जो एग्जाम है एसएससी, उसमें इंडिया लेवल के पूछे जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ राजस्थान का पढ़ो, उसमें ऐसा है कि आप पूरे इंडिया का पढ़ो, है ना? तो ये है। पर हाँ, डेफिनेटली दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक एसएससी एमटीएस जो लिखा हुआ है, मल्टी टास्किंग सर्विसेज, वो भी आप टेंथ के बाद भी दे सकते हैं, बट 18 साल की एज अगर आपकी है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ भी आप दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हैं, बट वंस अगेन ये सारी एग्जाम के लिए आपको करना कुछ नहीं है, 4 सब्जेक्ट जो है वो तैयार करने हैं। अगर आप ये 4 सब्जेक्ट तैयार करते हैं तो आप ये सारी की सारी एग्जाम्स जो है दे सकते हैं। बट सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ठीक है? ये आप जब डिसाइड करोगे तो उसके बाद, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे एमबीए करना है, या फिर किसी ने डिसाइड किया कि मुझे जेडब्ल्यू का एग्जाम देना है, या फिर मुझे रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना है, ठीक है? तो अगर आपको रोबोटिक्स में अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है कि कैसे मैं इंजीनियरिंग रोबोटिक्स में कर सकता हूँ, कहाँ पे ये होता है, उसका एग्जाम क्या होता है, ठीक है? अगर वो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, तो एनडीए के लिए पढ़ाई में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके तो रहेगा ही, पर उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। वो वेरिएशन आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको तय करना है कि आपका गोल क्या है ना?
अगर आपका गोल तय हो जाता है तो आप डेफिनेटली उसके बाद पहुंच सकते हो। हमारे एक बहुत फेमस रनर थे, एथलीट थे, जिनका नाम था मिल्खा सिंह। ठीक है, तो मिल्खा सिंह आपने शायद नाम सुना होगा, उनको फ्लाइंग सिख भी बोलते थे, बिकॉज वो इतना तेज दौड़े थे। जैसे पाकिस्तान के उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान में एक दौड़ हुई थी और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था भाई आप जो हैं वो बिल्कुल एक उड़ते हुए इंसान की तरह दौड़ रहे थे, तो उनका नाम रखा था फ्लाइंग सिख। और ये मिल्खा सिंह जो है उन्होंने बहुत अच्छे 3 शब्द दिए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि एक इंसान जिसके पास विल पावर है, मतलब दृढ़ निश्चय है, विल पावर मतलब अंदर की एक ताकत कि हाँ मुझे कुछ करना है, दूसरा डिटर्मिनेशन मतलब कि दृढ़ निश्चय, और तीसरा हार्ड वर्क। हार्ड वर्क मतलब कि मेहनत। ये 3 चीजें जिसके पास है उसके लिए स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट मतलब वो आसमान से भी आगे जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो ये 3 चीजें आप भी याद रखिए, अगर आपको आगे जाना है तो ये 3 चीजें आपको चाहिए होगी, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और विल पावर। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, विशेष सर आपको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, भट्ट सर आपको बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, सब कुछ, सब कोई, हर कोई आपको बता सकता है कि ये हो सकता है, पर उसको करना किसको पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज पॉसिबल। आप सचिन तेंदुलकर को भी देखेंगे तो वो 4 बजे सुबह क्रिकेट खेलने चले जाते थे जब वो क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। कोई भी इंसान होगा बहुत मेहनत करता होगा, है ना? अगर वो लाइफ में सक्सेसफुल है तो वो बहुत मेहनत करता है। तो प्लीज मेहनत कीजिए। आपकी एज अभी ऐसी है, जो आप 10वीं 12वीं वाले स्टूडेंट्स हैं, आपकी एज अभी ऐसी है जहां पे आप अपने करियर को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। हमारे इंग्लिश में बोलते हैं यू कैन मेक योर करियर और यू कैन ब्रेक योर करियर। आप मेक भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, या फिर ब्रेक भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। कौन डिसाइड करेगा कि बनाना है कि बिगाड़ना है? वो आप डिसाइड करोगे। आप अगर मेहनत करोगे तो बनेगा, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो बिगड़ेगा। ठीक है, और दूसरा कोई बोलने नहीं आएगा कि बेटा मेहनत करो, वो आपको ही करनी है। और आप अगर अच्छी मेहनत करोगे तो आप ये ध्यान रखना कि आपका तो अच्छा काम होगा ही, आपका तो अच्छा नाम होगा ही, बट आपके साथ साथ आपका एक पूरा परिवार जुड़ा होता है। हम इंडिया में क्या होता है कि हम परिवार के नाम से जुड़े होते हैं, तो हमारा तो एक अच्छा करियर बन ही जाता है, हमारे पूरे परिवार का एक अच्छा नाम हो जाता है, हमारे पूरे परिवार का एक लेवल जो है वो सुधर जाता है, और सब कुछ पॉसिबल है। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं आपको हमारी एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हमारे स्टूडेंट का, जिसके पापा जो है बस में टिकट काटते थे अहमदाबाद में। पर उस लड़के की ऐसी इच्छा थी कि मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, मुझे गवर्नमेंट में जॉब चाहिए। गुजराती मीडियम में पढ़ा हुआ, गुजराती माध्यम में पढ़ा हुआ लड़का था, पर उसको ये गवर्नमेंट की एग्जाम जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, ऐसी कोई एग्जाम देनी थी। पर उसने डिसाइड किया कि नहीं मुझे करना है, बहुत मेहनत किया। वो इंग्लिश में बोल भी नहीं सकता था, पर उसने मेहनत किया, एग्जाम क्लियर किया, आज वो एक ऑफिसर है, गवर्नमेंट में वो ऑफिसर है। गुजराती मीडियम का लड़का, पूरे साल, मुझे याद है 1 साल तक उसने पढ़ाई की थी, और 1 साल उसने एक ही कपड़े पहने थे, एक ही कपड़े, बिकॉज उसके पास दूसरे जोड़ी कपड़े नहीं थे। पैरों में स्लीपर पहन के आता था और एक जोड़ी कपड़े उसने पूरे साल पहने। आज वो ऑफिसर है, और मारुति की एक बहुत अच्छी गाड़ी आती है बलिनो करके, मारुति बलिनो, आज उसने मारुति बलिनो ले ली है, और ये सब मुमकिन है उसके विल पावर से, उसके डिटर्मिनेशन से। उसने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा कुछ करना है, और उसने कर दिया, मेहनत की उसके लिए। ऐसा नहीं सोचा कि मैं गुजराती माध्यम से हूँ या फिर मैं हिंदी माध्यम से हूँ तो मैं नहीं कर सकता, किया, और आज ऐसे बहुत आगे है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे साथ हैं, बट बेसिक कंसेप्ट ये है, बेसिक पॉइंट ये है कि आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल रहोगे। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जितने भी करियर हमने आपके साथ डिस्कस किए, उसमें से जो अच्छे आपको लगे उसके बारे में थोड़ा सा और सर्च कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं अभी थोड़ी देर में। उसके अलावा हम आपके साथ ईमेल आईडी भी शेयर करेंगे, फ़ोन नंबर भी शेयर करेंगे, तो आप उस फ़ोन नंबर पे भी फ़ोन करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो आई थिंक ये मेरी तरफ से था। आई होप आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी नए-नए कोर्सेज़ के बारे में और नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। कॉम्पिटिशन कम हो और स्कोप ज़्यादा हो, ऐसी कोई चीज़ आप लेने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। आई विल ओपन दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर क्वेश्चंस।
आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा ईमेल आईडी है pspcollege@gmail.com, जो कॉलेज का ईमेल आईडी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उनके साथ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, दे विल शेयर इट विथ मी एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हेल्पलाइन नंबर है 7414864864। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे, कॉलेज का नंबर है वंस अगेन, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। वो आपको जरूर मदद करेंगे। तो ये हेल्पलाइन नंबर है। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए इसके लिए काफी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको कोई सवाल है तो मैं जाऊं उससे पहले, अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। हाउ टू बिकम इनकम टैक्स ऑफिसर एक क्वेश्चन है जो मैं आपको फटाफट आंसर कर देता हूँ। दूसरा ये है दैट मैं जॉब करना चाहता हूँ। यस, डेफिनेटली आप जॉब कर सकते हैं। ऑप्शंस मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। टीचिंग लाइन में करियर बनाना है। टीचिंग लाइन में बीएड करने के बाद नॉर्मली लोग अपना करियर अच्छे से बना लेते हैं। और एक और ऑप्शन होता है नेट करके, एनईटी नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर, यस। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली, जिसने भी ये सवाल पूछा है, नाम नहीं पता चल रहा है, डेल लिखा है। तो ये जिसने भी सवाल पूछा है उन्होंने इस तरीके से पूछा है कि भाई इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएससी का एग्जाम देना पड़ता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपका एक एग्जाम होता है CGL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, पर आप उसकी तैयारी ग्रेजुएशन के टाइम से ही कर सकते हैं। तो CGL का एग्जाम अगर आप देंगे तो आप ऑफिसर बन सकते हैं। उससे भी ऊपर अगर आपको जाना है तो आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम दीजिए, जो मैंने IAS IPS आपको बताया था। जैसे IAS IPS होता है, वैसा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। और यहाँ पे रेवेन्यू सर्विसेज में, रेवेन्यू मतलब पैसा, तो यहाँ पे ये इनकम टैक्स भी आ जाता है। और वो SSC जो CGL वाले होते हैं उससे भी ऊपर जो होते हैं ऑफिसर्स, वो होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स। वो बहुत ही सीनियर पोजीशन हो जाता है। उसके लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। I want to clear NEET or how can I clear it? That is a question from Galaxy A50. तो NEET के लिए आपको देखिए प्रैक्टिस वंस अगेन, सारी एग्जाम को क्लियर करना है तो मेरा एक सिंपल चीज मानना है, दैट इज यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। सभी लोग मेहनत करते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि कौन कंटिन्यूअसली मेहनत करता है। एक दिन तो बहुत मेहनत करेंगे, 2 दिन, हफ्ता भर, बट उसके बाद क्या है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई साल भर, जब तक आपका गोल आप अचीव नहीं कर लेते हो तब तक मेहनत करनी है। तो अगर ऐसा कोई है, अगर आप ऐसे हो तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप सभी ने नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी फेमस है योगी आदित्यनाथ, जो हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर है, यूपी के मुख्यमंत्री हैं। सुबह 4 बजे उनका जो है काम शुरू हो जाता है और 5 बजे उनकी जो एक सभा होती है आम जनता के साथ, वो सुबह 5 बजे होती है। सोचिए ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये मुख्यमंत्री है ना, पर फिर भी सुबह 5 बजे इनकी सभाएं होती है। आपको अगर कोई कंप्लेन है तो आप उनसे मिल सकते हैं सुबह 5 बजे, मतलब काम शुरू हो जाता है। आप सोचो इतने बड़े इंसान है, सुबह 5 बजे अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये आपको बताता है कि मेहनत का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप मेहनत करिए, नीट के लिए तैयारी करिए अच्छे से, आप जरूर उसको क्लियर कर पाएंगे। 12 साइंस में, 12 साइंस में बीएससी बीएड में फायदा है या इंजीनियर में, ये मैंने आपको बताया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीएससी बीएड भी आप कर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, पर आपका क्या गोल है वो आप तय कीजिए। ऑप्शन दोनों अच्छे हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। अदरवाइज क्रिकेट भी बुरा हो सकता था, फुटबॉल भी बुरा हो सकता था, कुछ भी बुरा हो सकता था। कई बार हमको बोलते हैं कि खेलो मत, बचपन में हम बच्चों को बोलते हैं भाई आप खेलो मत, पढ़ाई पे ध्यान दो, पर अगर खेलते नहीं तो क्रिकेटर कैसे बनते। तो ऐसे कोई भी चीज जो है वो बुरी नहीं है, चीजें सारी अच्छी होती है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। आप एक बार अपने दिमाग में क्लियर हो जाए कि मुझे ये करना है, तो फिर आप उसके लिए आप सारे रास्ते निकाल लोगे, क्या मुझे तो यही करना है। और अगर ये डिसाइड करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप कॉलेज पधारें, PSP कॉलेज पधारें। वहाँ पे बहुत अच्छे शिक्षकगण हैं जो आपको मदद करेंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो भविष्य में ऐसा अगर हमारा कोई इंटरेक्शन होता है
तो हम भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, पर डिसाइड आपको करना होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ऐसे कुछ शिक्षकगण हमारे जैसे शिक्षकगण आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है, कैसे बनूं? यस, उसके लिए आपको सिविल सर्विसेज का तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप अभी 10th या 12th में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अभी से आप अपना जो जो छठी कक्षा से, स्पेशली छठी या फिर आप ले लीजिए एटलीस्ट सातवीं से, सातवीं की जो सेंट्रल बोर्ड की किताबें होती हैं, सातवीं की जो सीबीएसई हम बोलते हैं, तो सातवीं की जो सेंट्रल बोर्ड की किताबें हैं उसको आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आप 10वीं कक्षा में है या फिर 12वीं कक्षा में है या फिर 12वीं खत्म कर चुके हैं, सातवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की जो सीबीएसई की किताबें हैं वो आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो वो आपको सिविल सर्विसेज के लिए बहुत मदद करेगा। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा जहाँ पे काफी लोग पीछे पड़ जाते हैं, और वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपका डेली अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। अखबार पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाना अपने हाथों से, के ये इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है। तो ये दो चीज आप करना शुरू कर दीजिए। एक तो सातवीं कक्षा से जो आपने पढ़ाई किया है, सीबीएसई वाली जो किताबें हैं उसको लेके आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उसको बोलते हैं एनसीईआरटी बुक्स, वो फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं आप इंटरनेट से। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस कीजिए। और ग्रेजुएशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सर एक क्वेश्चन ऊपर गर्वित शर्मा का निकल गया है। जी सर। बीएससी ऑनर्स इन मैथ्स करने के बाद स्कूल लेक्चर के लिए एमएससी करनी पड़ती है क्या? बीएससी ऑनर्स में मैथ करने के बाद स्कूल लेक्चरर के लिए मैं एमएससी करनी पड़ेगी क्या? ये सर मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया है ये डिपेंड करता है आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर। और एमएससी बीएससी ऑनर्स किया है मैथ में, उसके बाद स्कूल में लेक्चरर, आई थिंक सर इसके लिए मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। बिकॉज जहाँ तक मेरा जानकारी है, अगर आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कूल में या फिर कहीं पे जॉब करना है, लेक्चरर दो टाइप के होते हैं। एक होता है कि आपको प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल जाता है, दूसरा जो होता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर जो बीएड का डिग्री होता है, आजकल वो कंपलसरी हो गया है। वो और कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे टीईटी हमारे यहाँ पे बोलते हैं उसको, आई थिंक राजस्थान में आरटीईटी बोलते होंगे, ऐसा कुछ बोलते होंगे, जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है अलग अलग। फिर एक एचटीईटी होता है, एचटीईटी होता है। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई थिंक स्टेट वाइज एक बार चेक करना पड़ेगा सर। हाँ, हर स्टेट का अलग अलग होता है। गर्वित इसका जवाब हम आपको ढूंढ करके दे देंगे। आपका नंबर यहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा, हम आपको वापस जवाब देंगे। एक वैष्णवी भट्ट पूछ रही है, बायो स्टूडेंट हूँ और मुझे क्लैट करनी है, उसके बाद ऐसा क्या करूँ जिससे जॉब जल्दी लग जाए? अच्छा राइट, जॉब तो आपकी लगी जाएगी अगर आप क्लैट में गए और आप एनएलयू में चले गए, तो आपकी डेफिनेटली जॉब बहुत आसानी से और जल्दी लग जाएगी और बहुत अच्छी लग जाएगी। और बायो स्टूडेंट में आपको एक और चीज, ये बायो स्टूडेंट का टॉपिक निकला है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एनएलयू में एक बीएससी का भी कोर्स होता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसमें बीएससी का भी कोर्स होता है। और जो दुनिया में मतलब इंडिया में सबसे फेमस एनएलयू है वो है एनएलयू बैंगलोर, नंबर 1 पे आता है। और ये आपको जान के शायद आश्चर्य होगा कि एनएलयू बैंगलोर में 70% स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बता देता हूँ, एनएलयू बैंगलोर में 70% स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने 12वीं साइंस का किया होता है। तो बिल्कुल आप इसमें जा सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं। और जॉब अगर आपने एनएलयू से अपना ये किया, क्लैट का एग्जाम दिया, एनएलयू में आपको एडमिशन मिल गया, तो लगभग आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका करियर एक बहुत अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद और भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जानने को मिलेगी, जैसे आप जज भी बन सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी कुछ मैंने आपको बताई हैं, वहां पे आप पढ़ेंगे तो और आपको जानने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको जॉब मिल सकती है, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और साइंस के स्टूडेंट है तो भी आप कर सकते हैं, नो वरीज। सर कुछ अभिभावकों का प्रश्न रहता है, वो मैं समग्र करके आपके सामने रखता हूँ कि तो आपने शुरुआत जहाँ से की कि इंटरेस्ट होना चाहिए जिस भी फील्ड को आप चूज करें। जी सर। तो इसका पता लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरेस्ट कैसे पता लगाएं। ये कैसे जानकारी ले सकते हैं अपन कि बच्चे का इंटरेस्ट किस क्षेत्र में, कैसे पता लगा? राइट सर, तो आपने बिल्कुल सही पूछा सर कि इंटरेस्ट कैसे हैं वो कैसे पता लगाएं, कैसे हम जानें। कई बार हमको ये पता लगता है, हमको ये स्टूडेंट्स बोलते हैं एक्चुअली डायरेक्टली
कि सर आप ये बताइए कि पैसा कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, हम अपना इंटरेस्ट वहाँ पे बना लेंगे। तो हमारा आंसर होता है ऐसा मत करो आप, क्योंकि पैसा तो आपको हर एक फील्ड में मिलेगा। पैसा तो आप जहाँ पे काम अच्छा करोगे वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, ये फर्स्ट रूल है। अगर आपने एमबीबीएस करने की कोशिश की, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। पर अगर आपने सामने खेला, पर दिल से खेला, तो आप विराट कोहली बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना इंटरेस्ट फॉलो करें। अब जैसे सर ने पूछा कि इंटरेस्ट कैसे हम जाने, तो कई बार क्या होता है कि हमको अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है अपने बारे में। हाँ, मैंने वो किया था, मुझे बहुत मजा आया था। जब खेलते हैं कई बार बहुत मजा आता है। कई बार कई लोग होते हैं मैथ्स का जो ये मैथ्स का मतलब गणित का कुछ सॉल्व कर रहे होते हैं, उनको बहुत मजा आता है, अरे वाह ये बहुत जल्दी हो गया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं। तो वो उसका इंटरेस्ट दिखाता है। तो ये हो गई एक साइकोलॉजिकल या फिर बिहेवियरल जिसको हम बोलते हैं पैटर्न। पर उसके अलावा अगर मैं आपको एक साइंटिफिक आंसर दूं इसका कि भाई हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज कई बार हम इसको भी नहीं समझ पाते कि मुझे सही में पसंद क्या आ रहा है। तो उसका एक तरीका है, हम अपनी भाषा में उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, जो मैं आपके लिए यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसके बारे में इंटरनेट के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। अरे सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने प्राइवेटली लिख दिया, जस्ट अ मिनट। ये है स्वॉट एनालिसिस जो मैंने आपके साथ लिखा हुआ है, SWOT स्वॉट एनालिसिस। आप इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज में मजबूत हैं। आप सोचेंगे जैसे मैं लोगों से बातचीत बहुत अच्छी कर सकता हूँ, तो ये मेरा एक स्ट्रेंथ हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए मैं 2 घंटे एक साथ एक जगह पे बैठ सकता हूँ, तो ये मेरा एक स्ट्रेंथ हो गया, और एक ही काम कर सकता हूँ, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है, तो ये मेरा एक स्ट्रेंथ हो गया। इसी तरीके से वीकनेस, कई लोगों का वीकनेस होता है कि एक जगह पे बैठ नहीं सकते हैं। जैसे पिछले 1 डेढ़ घंटे से 2 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई 2 घंटा बहुत हो गया, हम नहीं बैठ सकते हैं, तो निकल जाते हैं। पर ऐसे कुछ लोग होते हैं जो 2 घंटा क्या 5 घंटा आप बैठो तो बैठ सकते हैं। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ आप अपना निकालिए, और उसके हिसाब से आप अपना अपॉर्चुनिटी, मतलब कि आपके पास तक कौन सी है, आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, वो आप सोचिए। जैसे मैं लोगों से बात बहुत अच्छी करता हूँ, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो गई कि भाई मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, MBA में जा सकता हूँ। MBA में जहाँ पे ऐसी चांस मिलेगा कि मैं लोगों से मिलूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। अगर मैं एक जगह बैठ सकता हूँ एंड मुझे पता है डेटा साइंस में बहुत अच्छा स्कोप है, मैं बहुत अच्छा एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पता है डेटा साइंस में बहुत अच्छा स्कोप है, तो मैं सोच सकता हूँ डेटा साइंस के बारे में। तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, स्वॉट एनालिसिस कीजिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। थ्रेट का मतलब है कि आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेटा साइंस मैंने आपको बताया, आपने सोचा मैं डेटा साइंस में अपना करियर बनाऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं अपना करियर बनाऊंगा। तो क्या आप अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये तो सब सही बात है, पर क्या आपको लगता है कि इसका भविष्य होगा? कोई इसमें अवरोध तो नहीं आएगा, कोई थ्रेट तो नहीं आएगा कि कल खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होगा? ये एक थ्रेट हो सकता है। तो थ्रेट जो है वो आप सोचिए, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं वो सोचिए, और उसके बाद एक सोचा समझा हुआ डिसीजन आप ले सकते हैं। इसको हम साइंटिफिक भाषा में, आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस करके कहते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आई थिंक और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। पंडित RK सर कुछ पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन जो है मैं देख नहीं पा रहा। हाँ, ओके, मुझे टीचिंग लाइन में ज़्यादा रुचि है और मेरे फैमिली की भी यही इच्छा है कि मैं टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाऊं, तो मैं कैसे तैयारी करूं सर? अच्छा जी, पंडित RK जी, आपके पास जो ऑप्शन है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। जैसे बीएड का एक ऑप्शन है, टीचर एलिजिबिलिटी के कुछ टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, मतलब कि एक बीएड आप कर सकते हैं, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है आजकल बीएड। और दूसरा होता है अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो आजकल जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि पीएचडी ऑलमोस्ट लगभग कंपलसरी हो गया है। पीएचडी मतलब जैसे आप एक कॉलेज में अध्यापक बनना चाहते हैं, अप्रूव्ड कॉलेज में अध्यापक बनना चाहते हैं, तो पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा। और आने वाले कुछ समय में एचआरडी की तरफ से, जो मिनिस्ट्री जो हमारी है, एचआरडी की तरफ से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कॉलेज में पढ़ाने के लिए पीएचडी कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, तो पीएचडी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है अभी आप क्या कर रहे हैं और आगे आप क्या करना चाहते हैं, किस लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल के लिए अलग टीचिंग का है इंटरेस्ट, अलग लाइन है, कॉलेज के लिए अलग लाइन है। इनफैक्ट एक और लाइन होता है जो होता है गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के स्कूल्स और गवर्नमेंट के कॉलेजेस के अंदर अध्यापक बनना, तो उसके अलग से फिर से एग्जाम होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
आप एक बार उसको नैरो डाउन कर लीजिए कि आपको क्या करना है। एंड जैसा कि मैंने बताया, ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, आप एक बार पीएसपी कॉलेज में पर्सनली विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आई एम श्योर शिक्षकगण आपको जो है हेल्प करेंगे। तो आई थिंक सर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको अगर समराइज कर पाएँ। हाँ सर, वैसे ऑलमोस्ट हमने ले लिए हैं क्वेश्चंस को जी और मैंने इतनी लंबी चर्चा जो आपकी सुनी सर, जी सर उस आधार पर मैं जरूर एक दो प्रश्न रखना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों के ये हो भी सकते हैं। 16 साल से हम राइट भी जो काम कर रहे हैं उसमें जो सामने आता है, जी उससे सर जो समझ में आता है ये है कि एक जो चर्चा आपने की उसमें सर ये चीज निकल करके आई कि जी सर तैयारी के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं जिनकी तैयारी अपने को शुरू से करनी चाहिए वो राइट फिक्स हैं। मतलब आप 3-4 सब्जेक्ट को, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है, करेक्ट इनको रेगुलरली पढ़ते रहें तो कहीं एक आगे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। एक चीज ये मुझे समझ में आ रही है आपकी बिल्कुल चर्चा से। बिल्कुल सर और एक आपने शुरुआत में एनडीए की और ये बात की, जी सर उसमें आपने एक बात कही थी कि फिजिकली आप फिट ज्यादा रहने चाहिए। मैं इसके साथ ही एक चीज को जोड़ते हुए मैं सब बिल्कुल बच्चों जो अभी ऑनलाइन हैं फेसबुक पे और जूम पर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं उनसे कि राइट सर ने सर शुरुआत वहां से की थी और उसको थोड़ा एलोबरेट करें हम। आप फिजिकली फिट हैं तभी आप अच्छे शिक्षक हैं। सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, आप ये जरूर कोशिश करें कि जिस भी फील्ड में रहें आप फिजिकली और मेंटली अगर फिट हैं आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल चाहे वो आप छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन काम बहुत दिल से करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लोकल के जो लोग हैं, मैं उदाहरण देता भी हूँ कई बार सर, बहुत जल्दी समझ जाएंगे। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ उनको कि अगर प्रतापपुर के अंदर कचौरी खाने के लिए जाते हैं ये, तो वो भैरूनाथ कचौरी वाले के वहां जाते हैं। अच्छा तो वो उसका कारण क्या है कि वो बहुत अच्छी कचौरी है उसकी। मैं उनका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, पर अच्छा एक चीज सीखने वाली बात है कि अगर आप किसी भी जॉब में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में जो रुचि वाली बात कही थी जी वो सर मेरे ख्याल से सबसे बेस है हर चीज का। बिल्कुल अगर इंटरेस्ट से जा रहा है तो वो जिस फील्ड में होगा बेस्ट करेगा, शानदार करेगा। तो बिल्कुल वो बिल्कुल बच्चों को समझने की जरूरत है, फिजिकली वो फिट रहे। और तैयारी के लिए टॉपिक सर ने जो बताए हैं वो बहुत कॉमन है सर, एक बार रिपीट अगर कर दे, क्योंकि कई लोग अभी 3-4 स्टूडेंट लास्ट में जुड़े हैं, वो जी तीन सर चार टॉपिक जिनकी तैयारी करनी होती है उनको एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी सर यस तो मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। 4 टॉपिक हैं, आई होप आप सभी लोग मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो 4 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने होते हैं, जो अमूमन कॉमन होते हैं। फिर जैसे एग्जाम होती है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, पर 4 टॉपिक वो भी 10वीं तक के, वो हर एक एग्जाम में कॉमन होते हैं। वो होता है, एक होता है गणित, दूसरा होता है अंग्रेजी दैट इज इंग्लिश, तीसरा होता है रीजनिंग जिसको हम कहते हैं तार्किक ज्ञान, और चौथा होता है जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं जीके, जिसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी कॉमन है। तो इन 4 टॉपिक के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, और ये 4 टॉपिक आप कोई भी एग्जाम ले लो, इंक्लूडिंग जैसे भविष्य में आप इंजीनियरिंग के बाद गेट करना चाहते हो तो गेट भी होता है, आईएएस आईपीएस भी होता है, कुछ भी करो, एसएससी करो, सीडीएस करके होता है ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस में जाने के लिए, एफकेट होता है, हर जगह ये तो आएगा ही आएगा, एवरीवेयर दिस विल बी देयर। तो ये 4 टॉपिक है, काफ़ी कॉमन है, तो हम इसके ऊपर ज़रूर से तैयारी कर सकते हैं और करनी चाहिए। और किसी ने पूछा है कि मुझे आपसे पर्सनली कांटेक्ट करना हो तो क्या करें। तो ये जो नंबर दिया हुआ है और जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको अपना ईमेल आईडी ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अपने कॉलेज के ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट करें। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी है officeofhardik@gmail.com। तो अगर आप मुझे ईमेल से संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है officeofhardik@gmail.com, तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और कोचिंग क्लास और ये सब की बात हो रही है, तो आई वुड सजेस्ट, ये पर्सनल मैटर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं ऑलरेडी, अभी और भी आ रहे हैं। तो सर आई थिंक हाँ, और भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मैं आपको डेफिनेटली ये भेजता हूँ हेल्प। सर।
मैं मेल करूंगा सर। सर इसको क्योंकि आपका भी टाइम कहीं आगे एंगेज होगा, मैं चाहूंगा क्योंकि हमने भी 11 से 12:30 तक का टाइम रखा था और 1 बजने को है। बिल्कुल, काफी अपन इसको इंटरेक्टिव। समअप करें। मैं हाँ इसको लगभग समाप्ति की ओर ले जाएं। मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं सर कि कोविड-19, क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 के तहत जॉब्स का क्या स्कोप हो सकता है, भविष्य क्या मानते हैं अपन कि आगे किन किन स्कोप में शायद नहीं मिलेगा? जैसे हॉस्पिटलिटी जो आपने कहा जी, तो उसमें लगभग अभी 1 साल तक के लिए तो कुछ न कुछ वो रहेगा कि चैलेंजेस रहेंगे। तो इसके तहत अपन क्या मान सकते हैं सर? सर मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि जैसे हमारी भी बहुत अलग अलग फर्म्स है, कंपनीज है जो हम चलाते हैं, तो हर जगह डिमांड में मतलब जो आपका जो कस्टमर है वो थोड़ा सा डिप हुआ है, बेस डिप हुआ है। पर ये क्या होगा कि अगर हम सही नई चीज़ों को हम सीखते जाते हैं, जैसे अभी कोविड-19 के बाद जॉब में डेफिनेटली कमी आएगी, बिकॉज कंपनीज के पास पैसा में कमी आएगी, 2 महीने से बिजनेस चले नहीं है तो कमी आएगी। पर साथ साथ में टेक्नोलॉजी जो है जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अगर टेक्नोलॉजी का कोई सही उपयोग करना सीख जाता है, अगर 2 महीने का किसी ने सही इस्तेमाल किया है या फिर अभी भी लॉकडाउन जैसा ही चल रहा है, सब कुछ सही तरीके से शुरू नहीं हुआ है, काफी लोग अपने घर से अभी भी निकल नहीं रहे हैं, तो अभी भी हमारे पास समय है। तो हम जैसे कंटिन्यूअसली अपग्रेडेड रहते हैं, कंटिन्यूअसली नई नई चीज़ों के बारे में जानते रहते हैं। जैसे आपने बताया अभी ये जूम का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है। तो ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में अगर हम जानकारी रखते हैं या फिर वी आर अपग्रेडेड, तो ये जो है हमारे लिए फायदेमंद होगा। और जॉब सही स्किल वाले को ज़रूर मिलेगी। जॉब्स डेफिनेटली है, अभी भी जॉब्स हैं सही स्किल वाले, जिसके पास सही नॉलेज है। जैसे अगर आज मुझे एक टीचर रिक्रूट करना है, टीचर को ज्वाइन करवाना है अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूल में, तो मैं हमेशा ऐसा प्रेफरेंस रखूंगा कि जिसके पास नॉलेज, तो बेसिक तो नॉलेज हो ही कि भाई जो उसका ज्ञान है, बट उसके साथ साथ उसको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, कैसे वो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है वो भी उसको पता होना चाहिए। तो वो अगर उसके पास नॉलेज है तो मेरा प्रेफरेंस हमेशा वो इंसान रहेगा जिसके पास टीचिंग का स्किल्स तो है ही, साथ साथ में उसके पास नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो चीज़ें हैं उसका भी नॉलेज है। तो जॉब सर डेफिनेटली मेरे हिसाब से मिलेंगी, बस ये खुलने की देरी है, जैसे ही चीज़ें खुल जाएगी। पर जो सही स्किल वाला बंदा है उसके पास जॉब जल्दी आ जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। क्योंकि ये रिलेवेंट प्रश्न बनता है और कई लोगों के दिमाग में चल भी रहा है, तो यस, क्योंकि निराश होने की मेरे ख्याल से सर कोई ज़रूरत नहीं है। जॉब चली जाएगी, बट अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये मानता हूँ अपग्रेड करना। जैसे मैं खुद भी काफ़ी सालों से जॉब कर रहा हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हूँ, बट आपको शायद जान के आश्चर्य कई लोगों को होता है, मैं खुद भी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ। इतना समय बिताने के बाद इंडस्ट्री में, इतना काम करने के बाद अभी मैं एआई के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं अपनी एआई स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मेरे जैसा इंसान कर सकता है या फिर करने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक सभी को करना चाहिए सर, और वैसे ही लोगों की डिमांड रहेगी सर। आपके एक्सप्रेशन से मुझे कुछ नया नया लग रहा है, बट ये सर थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ नई चीज़ें सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें। ओके, ग्रेट। थैंक यू सर। आई थिंक सर सारे क्वेश्चंस हो गए। बहुत और कोई क्वेश्चन? या हेलो हाँ जी सर। हेलो। हाँ, आप सुन पा रहे हैं सर? हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ जी सर। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, अब ठीक है सर। यस सर, यस सर। हाँ तो हाँ सर, जी सर। मैं अब लगभग सर अपन समअप करें इसको। जी सर। मैं लेकिन लास्ट में ये जरूर चाहूंगा हितेश जी भट्ट सर एक बार ऑनलाइन आए यस यस और सर। बात करें बच्चों से, क्योंकि वागड़ के हैं और आप एक बार आएंगे तो अच्छा लगेगा बच्चों को भी। हितेश जी भट्ट सर अपना ऑडियो और वीडियो एक करो।
वीडियो दोनों हो गया, वीडियो वो कर दिया। हितेश जी सर सुन पा रहे हैं आप? हेलो, सर आपकी आवाज ऑफ है क्या? हितेश जी सर वहां से अनम्यूट कीजिए, आपके वहां से आवाज आ नहीं रही। आई थिंक सर के हाँ, माइक्रोफोन में कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। चलिए, खैर मैं हितेश जी सर का एक अलग से सेशन रखूंगा भी सही, स्टूडेंट से बात करेंगे, क्योंकि शायद यहाँ से हमारे ऑन है, पर उनके उधर से आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए सर, मैं हितेश जी सर का पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज जो ये सेशन हो पाया वो उनके सहयोग से हो पाया, और मुझे अच्छा लगा कि एक नया रिलेशन बना हार्दिक सर के साथ में, एक नए व्यक्ति से मिलना हुआ, और चूंकि समय की कमी रही इसलिए हम सारे प्रश्न, हो सकता है कोई चूक भी गए हो, वैसे कोशिश की सर ने कि लगभग सारे प्रश्न लिए, लेकिन फिर भी रह गए हो तो आप हमें पर्सनली मेल कर सकते हैं, या आपको नंबर जो दिया 7414864864, इसके ऊपर आप अपने नंबर हमें भेज सकते हैं, हम हार्दिक सर को भेजेंगे और उनका जवाब जैसे ही आ जाएगा हम आपको वापिस सेंड कर देंगे। सर मैं पर्सनली धन्यवाद देता हूं आपको, आपने 1.5 घंटे की बजाय 2 घंटे का टाइम निकाला हमारे लिए, और हम ऐसे ही आगे जुड़े रहें। मैंने पहले आपको फोन पे भी कहा था और आज शुरुआत में भी कहा, हमारी इस एरिया में ये एक कैरियर काउंसलिंग को लेकर के एक शुरुआत नहीं हो रही है, बहुत अवेयरनेस इतनी नहीं है। 5 साल से हम ये कर रहे हैं, उससे हमें पता लगा, लेकिन हम लगातार करते हैं, फिर भी भले वो 20 ही पेरेंट्स आए या स्टूडेंट आए या 50 ही आए, इसको लगातार जारी रखा। उसके पीछे रीजन यही रहा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसकी आवश्यकता है, ये नीड है, और उसकी रुचि से वो बच्चा कैसे आगे जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने 3 इडियट की बात शुरुआत में बताई कि बेटा होगा तो ये बनेगा और बेटी होगी तो ये बनेगा, ऐसा अमूमन एक धारणा रहती है। तो सर हम और आप मिल करके ये निश्चित रूप से वागड़ में एक नई शुरुआत करेंगे कि गाइड कर पाए लगातार। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थियों की तरफ से, अभिभावक की तरफ से, पीएसपी पूरे संस्थान की ओर से आपने इतना समय दिया हमें, थैंक यू सो मच। हम आगे मिलते रहेंगे, इसके लिए आभार। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, एंड आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Okay.